तो चलते हैं और समझते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 के पहले क्वेश्चन को। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज 2.1 का। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है हमें एलएचएस में भी और आरएचएस में भी एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है और पूछा है यहाँ पे कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको सिखाया था कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं, मान लो अगर लिखा है ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, वो बराबर में लिख देता हूं सी कॉमा डी के, तो इसका क्या मतलब होता है? तो आप बोलेंगे सर अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते हैं, तो आपने पिछले क्लास में ये समझाया था ये तभी संभव है अगर पहले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो और जो मेरा पहला ऑर्डर्ड पेयर है उसका सेकेंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट के बराबर हो। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो रही है कंडीशंस में, तभी मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों की वजह से मेरा ये ऑर्डर्ड पेयर, जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर है वो दोनों के दोनों बराबर है। तो यहां पे भी आप बोलोगे सर ये ऑलरेडी इक्वल टू दिया हुआ है हमें, तो हमें ये नहीं पता लगाना क्या इक्वल है या नहीं है। ये इक्वल है, तो इक्वल है तो ये क्यों हुआ होगा? ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि यहां पे इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट जो क्या है x अपॉन में 3 + 1 वो बराबर होगा दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 3। तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या? इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट बराबर होगा दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट के 1/3 के। तो आप बोलोगे सर यहां पे x/3 किसके बराबर आ जाएगा? 5/3 - 1 के। और ये किसके बराबर होता है? 2/3 के बराबर होता है। और ये 3 और ये 3 कट जाएगा तो x बराबर 2 आएगा। बहुत ही बढ़िया, x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब यहां चलते हैं, ये y - 2/3 = 1/3 है, तो y = मैं इस 2/3 को ट्रांसपोज करूंगा इक्वल टू उस साइड, तो ये हो जाएगा 1/3 + 2/3, तो ये हो जाएगा 1 + 2 3/3 और 3/3 कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब y = क्या मिला है मुझे? 1 मिला। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो बच्चों ये रहा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। अब चलते हैं बच्चों अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, इन्होंने बोला है कि सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी ये दे रखा हमें इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे वो हमें पता लगाना है। तो आप बोलोगे सर यहां पे दिया हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, ऐसे लिखते हैं उसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने? 3 है। और हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 1 2 3 एलिमेंट्स है यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या हो जाएंगे? यहाँ ये भी 3 हो जाएगा। अब पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो ये क्या होता है? ये बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी के, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 दे रखा है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी भी 3 दे रखा है, तो ये 3 3 से 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे टोटल। तो बच्चों चलो अब समझते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। इफ G = एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है 7 और 8 एंड H = 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें 5 4 2 इस H सेट के अंदर, बोला गया है फाइंड G × H एंड H × G। G × H क्या होगा? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स G एंड H, ये होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 सेट H एंड G। कैसे करेंगे इसको? तो आप बोलोगे सर इसका आंसर हो जाएगा, अगर हमें निकालना है G × H, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G × H क्या होगा? इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, इस सेट के अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, वो किस ऑर्डर में होंगे? जहां पे G के एलिमेंट्स पहले लिखे होंगे और फिर H के एलिमेंट्स लिखे होंगे। ठीक है जी, G के एलिमेंट्स को पहले लिखते हैं, 7 से स्टार्ट करते हैं, तो 7, 5 और क्या आएगा? आप बोलोगे सर 7, 4 और क्या आएगा? 7, 2। अच्छा 7 खत्म, अब 8 से स्टार्ट करते हैं, 8, 5 8, 4 और 8, 2, ये सारे मेरे आ गए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। अगर इसको मैं कर्ली ब्रेसेस में एक सेट के अंदर डाल देता हूं तभी मैं इसको क्या बोलता हूं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलता हूं। अब G × H तो हो गया, अब H × G करते हैं। H × G क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट H एंड G। तो यहां पे H के एलिमेंट्स पहले आने चाहिए, फिर G के एलिमेंट्स आने चाहिए। जब मैं ऑर्डर्ड पेयर्स बनाऊंगा तो H के एलिमेंट पहले आएंगे और G के एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट्स होंगे। तो यहां पे इस ऑर्डर्ड पेयर में H का पहला एलिमेंट आएगा 5, तो 5, 7 और 5, 8। 5 खत्म है 4 से, 4, 7 4, 8 2, 7 एंड 2, 8 2, 7
एंड 2,8। ये आ गया मेरा h इंटू जी बी। इस क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो चुका है। ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर h इंटू जी का है। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तीन स्टेटमेंट है हमारे पास, 1 2 3। क्या ये तीनों के तीनों ट्रू है या फॉल्स है, हमें पता लगाना है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको सही करके लिखो। स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसको सही करके लिखो। तो यहां पे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, हमारे पास एक पी है, एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है एम और एन। क्यू भी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है एन कॉमा एम। देन पी इंटू क्यू क्या होगा, ये होगा। तो आप मेरे को खुद बताओ, यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, एन ऑफ पी। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी कितने हैं, 2 हैं। और यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू कितने हैं, 2 हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटू क्यू देखना है तो कितना होगा, 2 इंटू 2 होगा, 4 होने चाहिए। लेकिन यहां पे तो सिर्फ 2 एलिमेंट से लिखे हुए हैं। इसका मतलब कि P इंटू क्यू इनकम्प्लीट है। ये इसके एलिमेंट्स होंगे लेकिन P इंटू क्यू कंप्लीट नहीं है अभी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें P इंटू क्यू कंप्लीटली लिखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर P इंटू क्यू क्या हो जाएगा, P इंटू क्यू हो जाएगा। P इंटू क्यू एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर हमारे कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जहां पे P सेट के एलिमेंट्स पहले लिखे होंगे और Q सेट्स के एलिमेंट बाद में लिखे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं M से। तो M कॉमा N एक एलिमेंट हो जाएगा, M कॉमा N हो जाएगा, बहुत बढ़िया, कॉमा, और M कॉमा M दूसरा एलिमेंट हो गया। तीसरा एलिमेंट क्या होगा, N कॉमा N हो जाएगा, और चौथा एलिमेंट हो जाएगा N कॉमा M। क्या हो जाएगा, N कॉमा M। आप देख सकते हो कि यहां पे हमारे पास कितने आ गए, यहां पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ चुके हैं, 4। ये देखो 1 2 3 4। तो एक्चुअली में यहां पे इनकम्प्लीट था, सिर्फ हमें 2 एलिमेंट्स यहां पे दिखाए गए थे, जो कि यहां पे क्या हो जाएगा, ये फॉल्स था और हमने इसको क्या कर दिया, रीराइट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ इस क्वेश्चन के। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी, मान लो ए और बी दो आपके पास सेट है जो नॉन एम्प्टी है, मान लो ये और ये, ए एंड बी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट्स है, देन ए इंटू बी भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने, ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो इन दोनों का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो एक नॉन एम्प्टी सेट ही तो आएगा। बिल्कुल सही। ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। बिल्कुल सही बात है। यहां पे ए इंटू बी की बात हो रही है, ए इंटू बी की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे सर ए इंटू बी के अंदर, ए इंटू बी के अंदर क्या होगा, ए इंटू बी एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर क्या, किस ऑर्डर में होंगे एलिमेंट्स, एक्स कॉमा वाई वाले ऑर्डर में होंगे, सच दैट आपका जो एक्स है वो पहले वाले, जो आपने यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहला सेट लिख रखा है उसमें बिलोंग करेगा, एंड कॉमा, और जो दूसरा वाला आपका जो एलिमेंट है, जो वाई, स्मॉल लेटर वाई है, वो मेरे दूसरे वाले सेट को बिलोंग करेगा। तो वाई बिलोंग्स टू बी। तो यहां पे ए इंटू बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कैसा सेट बनेगा, एक्स कॉमा वाई वाला सेट, जहां पे आपका एक्स जो है वो सारे एलिमेंट्स है जो ए को बिलोंग करेंगे, और वाई क्या है, वो सारे एलिमेंट्स है जो बी को बिलोंग करेंगे। तो इस स्टेटमेंट में कुछ भी गलत नहीं है, एकदम सही स्टेटमेंट है, ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट गलत है इसलिए हमने फॉल्स किया, ट्रू है। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहां पे बोल रखा है हमारे पास 2 सेट है, एक ए है और एक बी है। ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स है और बी सेट के अंदर भी 2 एलिमेंट्स है। पूछा क्या है, पूछा नहीं है, बताया है कि इन्होंने, क्या ये इसके बराबर है, अगर है तो बताओ ट्रू, नहीं है तो लिखो फॉल्स और रीराइट करो इसको। तो आप बोलोगे सर यहां पे ए इंटू, मुझे को 2 सेट निकालने, पहले तो मेरे पास ए सेट होना चाहिए जो मेरे पास है, यहां पे दिया हुआ है। दूसरा सेट कौन सा होना चाहिए, आप बोलोगे सर दूसरा सेट मेरे पास होना चाहिए बी इंटरसेक्शन 5 के साथ। एक बात बताओ, बी एक नॉन एम्प्टी सेट है, क्या है, बी एक नॉन एम्प्टी सेट है। एक नॉन एम्प्टी सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन कराता हूं एक एम्प्टी सेट के साथ, एक नॉन एम्प्टी सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन कराता हूं एक एम्प्टी सेट के साथ, इसका मतलब क्या हुआ, आपको इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकालोगे, एम्प्टी सेट में तो कुछ है ही नहीं, खाली है वो, क्या कॉमन निकालोगे, कुछ निकाल ही नहीं सकते यहां पे कॉमन। तो जो मेरा जो नया सेट बनेगा ना, इंटरसेक्शन से मेरा नया सेट बनेगा, वो भी एक नल सेट होगा। क्या होगा, वो भी एक नल सेट होगा। तो यहां पे ए का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं, ए सेट का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा एक नल सेट के साथ, तो आप मेरे को बताओ क्या आपको कोई ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। यहां पे ए के पास तो आपके पास कुछ एलिमेंट्स है, क्या आपके नल सेट के अंदर कोई एलिमेंट होते हैं, कोई एलिमेंट नहीं होता। जब कोई एलिमेंट होता ही नहीं तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर कैसे बना सकते हो। अब जब ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा तो उसको सेट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। तो यहां पे ये भी एक नल सेट ही होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जो सेट है मेरा, वो भी क्या होगा, नल सेट होगा। और ये बिल्कुल सही है, एकदम ट्रू है, ये ट्रू है ये।
तो मैं आशा करता हूं आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बच्चों अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहां पे ये वही कंसेप्ट है जो हमने कल पढ़ा था ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में। हमें यहाँ पे ए एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ 3 एलिमेंट्स ए इंटू ए निकालना है। तो ये कैसा सेट बनेगा, तो यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट बनने वाला ये तो पक्का है यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, ये है ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, आप बोलोगे सर ए के अंदर एलिमेंट्स है -1 1। हमें कितने बार ए से करना है, 1 2 3 बार है, और ये हो गया -1 1 और ये हो गया तुम्हारा दोबारा -1 1। अब मैंने बोला कि ए और ए कितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर पहला क्या ऑर्डर पेयर आएगा। आपने बोला सर यहां से स्टार्ट करता है -1 -1 ठीक है, -1 -1 पहला तो आ गया, बहुत ही बढ़िया। आगे -1 -1 ठीक है, -1 -1 ठीक है, ये भी हो गया। अब -1 -1 भी हो गया। अब देखो -1 1 -1, अब क्या हो जाएगा -1, ये फर्स्ट वाला -1 1 और -1 1 और -1 ठीक है। अब क्या होगा -1 1 और 1 -1 1 और 1 ठीक है जी। अब ये खत्म हो गया कि नहीं खत्म हुआ, आप बोलोगे सर खत्म हुआ। अब क्या करना है हमें, कौन सा करें, -1 1 और 1। अब हमारे ये फर्स्ट वाले से हो चुका है, अब इस पे आते हैं। 1 -1 क्या हो जाएगा, 1 -1 बिल्कुल सही, 1 -1 अब क्या होगा 1 -1 1 1 -1 और क्या एलिमेंट्स आएंगे, तो आप बोलोगे सर 1 1 और -1 1 1 और -1 1 1 और -1। अब हमारा लास्ट एलिमेंट 1 1 और 1 1 1 और 1 1 1 और 1। कितने एलिमेंट्स हो गए टोटल आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या जो हमने निकाला वो सही है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमारे जो ए सेट है ना, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स थे। हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे, 2 हैं। हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू ए। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और वो 8 के बराबर होता है, और यहाँ पे हमें 8 एलिमेंट्स मिल भी रहे हैं, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सही निकाला है हमने यहाँ पे, ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है ए और बी का, और हमसे पूछा गया है कि एक्चुअली में ए जो सेट है ना, ए के अंदर ए सेट क्या होगा और बी सेट क्या होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट से ही तो बनते हैं ना, हमने ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स को लिए, बी सेट के एलिमेंट्स को लिए, ऑर्डर्ड पेयर बनाया, तब जाके हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं ए और बी की, ए इंटू बी, ये एक ऐसा सेट होगा, इट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ए कॉमा बी such that A belongs to capital A and B belongs to small letter B belongs to capital B। क्या ये बात आ रही है समझ आपको? यहां पे A इंटू बी एक ऐसा सेट होगा जहां पे इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे इस फॉर्मेट में, ऑर्डर्ड पेयर वाले फॉर्मेट में, A कॉमा B वाले फॉर्मेट में, जहां पे जो फर्स्ट एलिमेंट है ना आपका वो मेरा ए सेट को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट मेरा बी सेट को बिलोंग करेगा। तो आपने बोला सर यहाँ पे जो मेरा सेट ए है इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, फर्स्ट सेट वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट सेट में है कौन सा, ए और बी, आप खुद देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, ए कॉमा बी, बिल्कुल सही, ए कॉमा बी, ये फर्स्ट लिखा हुआ, ये फर्स्ट लिखा हुआ, ए कॉमा बी हो गया। अच्छा अब बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो आप बोलोगे सर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो सेकंड लिखा होता है ना वो बी सेट के अंदर आएगा। तो आप बोलोगे सर एक्स लिखा हुआ है, वाई एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, कौन से 2 एलिमेंट्स आएंगे, एक्स कॉमा वाई आएंगे। बार बार 2 बार एक्स को 2 बार वाई को लिखने की जरूरत नहीं है, हम जब भी सेट लिखते हैं हम उसमें रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं। मैंने आपको सेट्स चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से समझाया था। तो हमारे पास ए भी आ चुका है और हमारे पास बी भी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। बहुत ही हलवा और बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमें ए बी सी डी 4 नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं और हमें पता लगाना है क्या एलएचएस आरएचएस के बराबर है। तो यहां पे अगर बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि सर ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी के, ये वेरीफाई करो क्या ये बराबर है सही में। तो आप बोलोगे सर एलएचएस से खेलते चलो। सबसे पहले एलएचएस की बात करेंगे तो एलएचएस में अगर आपको 2 सेट्स का प्रोडक्ट निकालना है उसके लिए तो आपको दोनों सेट के बारे में पता होना चाहिए। यहां पे आपको ए सेट के बारे में पता है, दिया हुआ हमें ए सेट, लेकिन हमें बी इंटरसेक्शन नहीं पता कि क्या है, तो हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। तो बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ऑफ सेट एक ऐसा सेट बनेगा जहां पे बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो आप बोलोगे सर बी और सी के अंदर तो कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं, इसमें 1 2 3 4, इसमें 5 6, दोनों के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट दिख नहीं रहा जो कॉमन है, तो इसका मतलब ये नल सेट होगा। इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, वो आपकी मर्जी है, नल सेट होगा।
अगर मैं किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का प्रोडक्ट कराता हूं एक नल सेट के साथ, जो आने वाला मेरा सेट होता है वो नल सेट ही होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कैसे। तो ये क्या होगा, नल सेट होगा। तो एलएचएस मेरा क्या होगा, नल सेट होगा। अच्छा, इसी की आरएचएस की बात करेंगे तो आरएचएस में क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर आरएचएस में हमें क्या निकालना है, आरएचएस में मुझे निकालना है ए इंटू बी। तो मतलब यहां पे ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट आएंगे जहां पे आपके ए एलिमेंट, ए सेट के एलिमेंट्स को पहले रखूंगा मैं और बी सेट के एलिमेंट्स को सेकंड रखूंगा। तो ए इंटू बी का मतलब हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1,1, क्या हो जाएगा 1,1 और 1,2, 1,3, 1,4, 1,2, 1,3 और 1,4। कुछ और बचा, आप बोलोगे सर 2,1, 2,1, 2,2, 2,3 एंड 2,4। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 हो गया था। 2,1, 2,2, 2,3, 2,4। तो ये हमारा क्या हो गया, ए इंटू बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। ये आ गया हमारे पास। और हमें क्या बोल रखा है, और क्या निकालना था हमें, ए इंटू सी। हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने हैं दो सेट ए और सी का। तो आप बोलोगे सर ए और सी में क्या होगा, आपने बोला ये रहा ए और ये रहा सी, तो इसके अंदर हो जाएगा 1,5 एंड 1,6। 1,5 ए के ए सेट के एलिमेंट्स को पहले लिखूंगा, सेकंड बी सेट के एलिमेंट को लिखूंगा। तो ये हो जाएगा 1,5, 1,6, क्या हो जाएगा, कॉमा में डाल दो यार, यहाँ पे सारे डिफरेंट एलिमेंट्स है ना। 1,5 एंड 1,6 और यहाँ पे फिर आ जाएगा 2,5, 2,5 एंड 2,6। खत्म। इतने थे हमारे ए क्रॉस सी या ए का प्रोडक्ट अगर मैं सी में कराऊं तो इतने एलिमेंट्स मिलेंगे मेरे को यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर हमें क्या निकालना है, हमें एक्चुअली मेरा इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों का, मतलब कि इन दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट्स है मुझे वो बताना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ए इंटू बी का अगर मैं इंटरसेक्शन कराता हूं ए इंटू सी के साथ तो क्या कॉमन एलिमेंट्स निकलेंगे। तो आपने बोला सर यहाँ पे 1,5 तो यहाँ कहीं नहीं है, 1,6 भी यहाँ पे कहीं नहीं है, 2,5 भी यहाँ पे कहीं नहीं है और 2,6 भी यहाँ पे कहीं नहीं है। तो इसका मतलब दोनों सेट के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं दिख रहे मेरे को। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन कराने पे कोई कॉमन एलिमेंट्स है नहीं। तो एक कैसा सेट बनेगा, ये एक एम्प्टी सेट बनेगा। कैसे सेट बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS है। LHS भी एम्प्टी सेट के बराबर आ रहा था और मेरा RHS भी एम्प्टी सेट के बराबर ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, बात आगे समझ आपको, मैं आशा करता हूं आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। यहां पे बोला है क्या A इंटू सी सबसेट है B इंटू डी के। देखो A इंटू सी तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, A इंटू सी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमें क्या निकालना है, B क्रॉस डी निकालना है। B क्रॉस डी, B क्रॉस डी के अंदर क्या होगा, काफी बड़ा होने वाला है B क्रॉस डी। तो यहां पे आप बोलोगे सर B क्रॉस डी के अगर मैं सेट निकालूंगा तो क्या आएंगे, तो आप बोलोगे सर यहां पे B का पहला एलिमेंट होगा और D का सेकंड एलिमेंट होगा। तो 1,5, 1,6, 1,5, 1,6 और 1,7, 1,8, 1,7, 1,8 और क्या बोला गया है B ना 2,5 यही 2 के साथ और यही 3 के साथ और यही 4 के साथ। 2,5, 2,6, 2,7 और 2,8। 3 के साथ भी 3,5, 3,6, 3,7 और 3,8। अच्छा 4,5, 4,6, 4,7 और 4,8 ये एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे, आप देखोगे यहां पे कितने एलिमेंट्स है B के अंदर, 1 2 3 4। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं C के D के अंदर, 1 2 3 4, 4 और 4 मिलकर 16 एलिमेंट्स बनने चाहिए। क्या यहाँ पे 16 बन रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 4 4 8 4 12 4 16 एलिमेंट्स बन रहे हैं यहाँ पे। इसको अगर मैं करली ब्रेसेस में नहीं डालूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, करली ब्रेसेस डाल दिया तो मेरे पास यहाँ पे एक सेट आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया मेरे पास। क्वेश्चन में क्या बोला है, A इंटू सी क्या सबसेट है B इंटू डी के। देखो सबसेट का मतलब क्या होता है, अगर एक सेट के एलिमेंट्स, एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में पाए जाए। मान लो मेरा पहला सेट मैंने A माना, अगर A सेट के सारे एलिमेंट्स B सेट में पाए जाते हैं तो मैं ऐसे बोलूंगा कि A एक सबसेट होगा B सेट का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो A के अंदर एक एलिमेंट है A के अंदर 2 एलिमेंट्स है 1,2 और B के अंदर 3 एलिमेंट्स है 1,2,3। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि A सेट के सारे एलिमेंट्स B सेट के अंदर भी पाए जाते हैं। तो मैं यहां से ऐसे बोल सकता हूं कि A जो होगा मेरा सबसेट होगा B का। क्या होगा, A सबसेट होगा B का। सबसेट का साइन ये होता है। तो आपको देखना है यहां पे पूछा गया A इंटू सी, ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है। क्या A इंटू सी जो सेट फॉर्म हुआ है
वो क्या सबसेट होगा बी इंटू डी के? इसका मतलब क्या ए इंटू सी के सारे एलिमेंट्स बी इंटू डी में आ रहे हैं? देखो चेक करते हैं, ए इंटू सी के क्या सारे एलिमेंट्स बी इंटू डी में आ रहे हैं? 1,5 जो यहाँ पे ए इंटू सी में लिखा हुआ है वो मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है 1,5, तो इसका मतलब 1,5 तो है, 1,6 है, 1,6 भी है, 2,5 है, 2,5 भी है, 2,6 है, 2,6 भी है, बिल्कुल। तो मतलब ए इंटू सी सेट के सारे एलिमेंट्स मेरे को बी इंटू डी में मिल रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि ए इंटू सी जो मेरा सेट होगा वो सब सेट होगा मेरा बी इंटू डी के। क्या हो जाएगा? बी इंटू डी का सबसेट हो जाएगा, और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये 7th क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो बच्चों अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। लेट ए इज इक्वल टू ए नॉन एम्प्टी सेट जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, और बी भी एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। हमें पहले क्या करना है? ए इंटू बी निकालना है। क्या निकालना है? ए इंटू बी निकालना है। फिर ये बता रहा है कि इस ए इंटू बी के, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के कितने सारे सबसेट्स बन सकते हैं, ये पता लगाना है, और से लिस्ट भी करना है। देखो गड़बड़ यहां हो गई, इसलिए हमें बहुत सारा लिखना पड़ेगा। अगर ये लिस्ट देम नहीं बोलते ना तो आराम से हो जाता है। पता है कैसे? मैं बताता हूं। यहां पे आपके पास क्या है? ए है और बी है। आपको क्या निकालना है? सबसे पहले ए इंटू बी, सबसे आसान काम, ए इंटू बी निकालना। ए इंटू बी एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जहां पे ए के एलिमेंट्स को मैं पहले लिखूंगा और फिर बी के एलिमेंट्स को लिखूंगा। ए के एलिमेंट्स को पहले, फिर बी के एलिमेंट्स को बाद में। 2,3 एंड 2,4। तो ये तो मेरा आ गया ए इंटू बी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर मैंने बोला कि ए के अंदर क्या है? ए के अंदर दो एलिमेंट्स है 1,2, 1,2, और मैं बोलना चाहता हूं आपको कि इस ए के कितने सारे सबसेट्स, इस सेट के कितने सारे सबसेट्स बन सकते हैं, तो आप बोलोगे सर यहां पे सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। क्या होता है? 2 की पावर m। नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर m। और 2 की पावर m है क्या? m क्या है यहाँ पे? m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। m क्या है यहाँ पे? m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अच्छा, तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 है। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 की पावर 2 4। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 4। इसका मतलब यहां पे 4 सबसेट बन सकते थे। कौन कौन से सबसेट बन सकते थे? तो आप बोलोगे सर 1 एक सबसेट होता, 2 एक सबसेट होता, और 1 और 2 एक सबसेट खुद होता, और 5 एक सबसेट खुद होता। every set is a subset of itself and every null set is subset of all sets। null set is subset of all sets। तो यहां पे मेरे को कितने मिले? यहां पे मेरे को एक्चुअली में 4 सबसेट मिल गए इस सेट के। तो ऐसे ही यहां पे अगर मेरे से सिर्फ ये बोला होता कि कितने सारे सबसेट होंगे ए इंटू बी के, तो आप बोलते सर यहां पे 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 4 है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ सबसेट्स बराबर हो जाएगा मेरा, नंबर ऑफ सबसेट्स बराबर हो जाएगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। लेकिन अब दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि उन्होंने बोला कि लिस्ट करो भैया, इन 16 के 16 सबसेट्स को बताओ कौन से होंगे वो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इतना करना काफी नहीं है, अभी बैठ के ऐसे सारे सबसेट्स ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, सबसेट्स लिखना चालू करते हैं। सबसेट्स लिखना चालू करते हैं। तो आपने बोला सर सबसे पहला सबसेट एक काम करते हैं 5 से ही चालू करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले सेट्स वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि empty set is subset of all the sets। empty set is the subset of all the sets। तो यहां से मैं चालू कर रहा हूं 5, पहला सेट आ गया। अब कौन सा आएगा? अब यहां पे आप बोलोगे सर कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4। तो यहां पे पहले एलिमेंट अकेले सिंगल एलिमेंट्स को लेता हूं 1,3। ये सेट है सिंगल एलिमेंट का, ठीक है भैया। दूसरा सेट 1,4, 1,4 हो गया। तीसरा 2,3, 2,3, और मेरे पास चौथा सेट क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर यहां पे 2,4। क्या आ जाएगा? 2,4। ठीक है, ये तो हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, तो हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लिए, एक ऐसा सेट बनाया जिसके अंदर सिंगलटन सेट है, ये सारे के सारे सिंगल एलिमेंट्स वाले सेट है। अब दो दो एलिमेंट्स वालों को चूज करते हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, दो दो एलिमेंट्स वालों को चूज करते हैं। तो मैं बोल रहा हूं सर 1,3 और 1,4 वाला चूज करते हैं। 1,3 और 1,4 वाला चूज कर लेते हैं। और अब क्या बनेगा? अब आपने बोला सर 1,4 और 2,3 वाला। 1,4 दो एलिमेंट, एक एलिमेंट ये, और कौन सा है? 2,3 वाला। बहुत बढ़िया। और कौन सा बन सकता है? आप बोलोगे सर और बन सकते हैं हमारा यहां पे 2,3 2,4, 2,3 और 2,4 भी बन सकता है। बिल्कुल सही, बन सकता है। और कुछ बन सकता है? तो आप बोलोगे सर 1,3 2,3 भी बन सकता है। 1,3 और 2,3 भी बन सकता है। इस सेट के अंदर दो एलिमेंट है। 1,3 और 2,4 बन सकता है। 1,3 और 2,4 बन सकता है। कुछ रहता है देखो, आप कुछ गलती है तो बताओ कमेंट सेक्शन में। 1,3 2,4 और कुछ बचा यहां पे हमारे पास 1,4 2,4 रहता है ना हमारा।
1,4 और 2,4 रहता है, तो ये मैं यहां पे लिख दूंगा 1,4 और 2,4, 1,4 और 2,4। और कुछ रहता है क्या? टू एलिमेंट्स वाले सेट को बनाने में कुछ रह गया, आप बताओ। 1,3 1,4 हो गया, 1,3 2,3 हो गया, 1,3 और 2,4 भी हो गया, 1,4 2,3 हो गया, 1,4 2,4 भी हो गया, 2,3 और 2,4 हो गया, 2,3 और 1,3 भी हो गया। चलो ठीक है, ये भी खत्म हो गया। तो हमने दो दो वाले भी खत्म कर दिए। अब 3 3 वाले लेते हैं। क्या करते हैं? 3 3 वाले लेते हैं। तो ये थे हमारे पास एक वाले, एक एलिमेंट वाले। ये सारे अगर हमारे पास आगे 2 एलिमेंट वाले, सॉरी 5 को इंक्लूड मत करना, 5 को छोड़ के, तो 0 एलिमेंट वाला होता है, इसके अंदर 0 एलिमेंट होता है। तो ये सारे 1 एलिमेंट वाले सेट बन गए, ये सारे 2 एलिमेंट वाले सेट बन गए। अब 3 एलिमेंट वाले सेट कौन से बनेंगे? तो आप बोलोगे सर ये बन जाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? इन तीनों को लेते हैं, 1,3 3 एलिमेंट्स को लेते हैं। 1,3 का एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट 1,4 हो गया, और तीसरा एलिमेंट 2,3 हो गया। ठीक है जी। अब क्या करते हैं? अब और भी सेट बन सकते हैं। ये किसने बोला कि एक ही बनेगा? 1,4 2,3 और 2,4 वाला भी बन सकता है। 1,4 2,3 और 2,4 वाला भी एक सेट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्या एक और बन सकता है? कोशिश करो बनाने की। 1,3 2,3 2,4 भी बन सकता है। 1,3 2,3 और 2,4 भी बन सकता है। 2,3 और 2,4 भी बन सकता है। क्या और कोई बन सकता है? तो आप बोलोगे सर यहां पे और कोई कैसे बन सकता है? ये तीनों हो गए, ये तीनों हो गए, बाकी सारे कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे? एक वाले हो गए, दो वाले हो गए, तीन वाले हो गए। अब 4 वाले कौन से बनेंगे? तो 4 वाले बनाने के लिए आप बोलोगे सर 4 वाले सेट, 4 एलिमेंट्स वाले सेट कौन सा होगा? एक ही होगा, वो ये सेट खुद होगा। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये सारे दोबारा लिख दो इसको यहां पे। 1,3 1,4 2,3 2,4 2,3 एंड 2,4। यहां पे कॉमा डालना ना भूलिएगा, कॉमा भी डाल दीजिएगा। ठीक है। तो यहां पे एक्चुअली कितने एलिमेंट्स हुए गिन के देखो। क्या हमारे पास 16 आ रहे हैं? तो आप लोग सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कहां कुछ रह गया यार? एक रह गया। कौन सा रह गया बताओ? एक रह गया है यहाँ पे। 3 एलिमेंट वाला हमें बनाना था। 1,3,2,3,2,4 लिख दिया मैंने, 1,4,2,3,2,4 लिख दिया मैंने, 1,4,2,4 1,4,2,4 और 1,3 वाला भी हो चुका है। 3 वाले तो सारे खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे 3 वाला क्या बचा है? 3 वाला तो कुछ बचा ही नहीं है। 1,3,1,4,2,4 1,3,1,4,2,4। हाँ 3 वाला एक और बच गया यहाँ पे। मतलब 3 वाला क्या बचा है? 1,3,1,4,2,4 1,3,1,4,2,4 मैंने लिखा है कहीं पे? 1,3,1,4 नहीं लिखा। तो यहाँ पे 3 वाला एक और सेट बनेगा। कौन सा वाला बनेगा? 1,3,1,3,1,4 1,3,1,4 1,3,1,4 और फिर कौन सा हो जाएगा? आप बोलोगे सर 2,4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 2,4 हो जाएगा। अब मेरे कितने एलिमेंट्स हो गए? 16 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। ये हो गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 एलिमेंट्स मैंने यहां पे लिख दिए। ये हो गए मेरे 16 सबसेट। इस सेट के 16 सबसेट ये लिखे हुए। तो बच्चों अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 2। हमें यहाँ पे 3 ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हैं। बोला गया कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है इसके अंदर है, ए इंटू बी सेट के अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं। फाइंड ए एंड बी को ढूंढो कि ए सेट और बी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। ढूंढो, बताओ कौन कौन से होंगे। अगर आपका एक्स वाई जेड जो ये 3 एलिमेंट्स ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ये कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं, सब अलग अलग एलिमेंट्स है। तो आप बोलोगे सर हमें यहाँ पे दिया क्या हुआ है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें ये दिया होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। हमें पता नहीं सेट ए है क्या, हमें ढूंढना है वो कि कौन कौन से एलिमेंट होंगे, लेकिन हमें ये पता है कि 3 एलिमेंट होंगे। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, हमें ये नहीं पता कि बी सेट है कौन सा, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है, लेकिन इतना पता है कि उस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और बोला गया है कि इस ए इंटू बी के अंदर ये 3 एलिमेंट्स है। कौन कौन से? 1 2 3। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 2 3 इंटू 2 6 के बराबर हो जाएगा। 6 एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ही दे रखे हैं, मतलब ये कंप्लीट नहीं है। ये एक्चुअली में ए इंटू बी कंप्लीट नहीं है। ये बस बोला गया है कि जो 3 एलिमेंट्स है ना, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स है, ये इसके अंदर आते हैं, ये इसके अंदर आते हैं। आर इन बोला हुआ है। तो यहां पे आप बोलोगे सर ए इंटू बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? एक्चुअली में नहीं पता हमें टोटल कितने होंगे। टोटल होने चाहिए 6, लेकिन कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए नहीं पता। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि यहां पे इस ऑर्डर में लिखा गया, यहां पे इसको इस ऑर्डर में लिखा गया। देखो आप कि x, 1 लिखा हुआ है, यहां पे x, 1 लिखा हुआ है,
y कॉमा 2 लिखा हुआ है और z कॉमा 1 लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपने बोला सर यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो ए सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको मैं पहले लिखता हूं, फर्स्ट लिखता हूं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्शन में कितने लिखे गए हैं? तो आपने बोला यहाँ पे एक्स लिखा है, वाई लिखा है, जेड लिखा है, तो इसका मतलब वो मैंने ए सेट के अंदर से निकाला होगा। इन फर्स्ट एलिमेंट्स को मैंने ए सेट के अंदर से खींचा होगा। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये तीन एलिमेंट्स इसके अंदर लाई करते हैं, ए सेट के अंदर आप लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला भी था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 3 है। तो मतलब एक्चुअली में ए के अंदर ये 3 एलिमेंट्स ही है, एक्स वाई और जेड। अब बी पे आ जाओ। आपने देखा, आपने बोला सर ए इंटू बी में जो सेकेंड एलिमेंट लिखा होता है ना, सेकेंड एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो यहां पे आप बोलोगे सर 1 कॉमा 2, और ये 1 दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सेम चीज को हम सेट में लिखते हैं ना, सेम चीज को हम बार बार रिपीट करके नहीं लिखते हैं। तो यहां पे आपने बोला सर ये हो गया हमारा 1 कॉमा 2। क्या सही बात है ये? आपने बोला सर बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे यहाँ पे बोला भी हुआ था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं? 2 है, और यहाँ पे हमें 2 एलिमेंट्स ही मिल रहे हैं। तो एक्चुअली में अगर इसे कंप्लीट करा जाए ना, तो अब ये कंप्लीट हुआ क्या नहीं हुआ? आप बोलोगे सर बिल्कुल कंप्लीट हुआ। कैसे कंप्लीट हुआ? कंप्लीट ही नहीं हुआ। ये x कॉमा 1 दिया हुआ था, y कॉमा 2 दिया हुआ था और z कॉमा 1 दिया हुआ था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी अगर मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो और भी पता है कौन से एलिमेंट्स आएंगे? और एलिमेंट्स आएंगे, x कॉमा 2 आएगा। क्या आएगा? x कॉमा 2 आएगा। और क्या आएगा? आप बोलोगे सर y कॉमा 1 आएगा। क्या आएगा? y कॉमा 1 आएगा। और क्या आएगा? z कॉमा 2 आएगा। क्या आएगा? z कॉमा 2, z कॉमा 2 आएगा। आप खुद देखो कि कितने एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। टोटल में एक्चुअली में a इंटू बी के अंदर 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहां पे हमें कितने दिख रहे थे? देखो 6 एलिमेंट्स। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे हमारे पास ए सेट भी आ गया है और यहां पे हमारे पास बी सेट भी आ चुका है। और यहां पे इन्होंने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्यों बोला था? अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं होते तो मैंने आपको खुद बताया कि सेम एलिमेंट को हम एक सेट के अंदर, जैसे यहाँ पे 1 2, यहां पे दे रखा था 1 2 1, ठीक है, ये डिस्टिंक्ट थोड़ा है, ये अलग, ये सेम है ना, ये डिस्टिंक्ट थोड़ा सेम है, 1 और 1 तो सेम है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों 1 की जगह पे एक 1 को लिखा है। अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट नहीं होते तो मैं एक्स वाई जेड को अलग अलग करके थोड़ा लिखता, सीधा एक बार एक्स लिख देता, खत्म बात। दोबारा रिपीट करके क्यों लिखता है आप? इसलिए उन्होंने बोला कि एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारा ए का और बी का आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के भी और आज की क्लास के आखिरी सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द कार्टेशियन प्रोडक्ट a into a has 9 elements। बहुत बढ़िया। among which are found this and this। दो एलिमेंट्स के बारे में बता रखा है जो इसके अंदर लाई करेंगे। फाइंड द सेट A एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A into A। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन एक्चुअली में ये बोल रहा है जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना A into A, उसके अंदर 9 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A into A कितने हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 9 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A into A कितने हो जाएंगे? 9 एलिमेंट्स है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A into A कैसे निकालते? तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A into A निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A into नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A into नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। तो आपने बोला सर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A का स्क्वायर अगर करोगे तो 9 के बराबर है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे A के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए? 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे बोला क्या है? यहाँ पे ये बोला कि जब मैं A इंटू ए करता हूँ ना, जब मैं A इंटू ए करता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ, तो उस जो सेट मेरा बनेगा, इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं मेरे को। बाकी पता लगाने को बोला है, दो एलिमेंट्स दे रखे हैं, जो है एक -1 0 और एक एलिमेंट है 0,1, ये दे रखा है। अब बोला कि बाकी जो भी है कॉमा डाल के पता लगाओ, फाइंड द सेट ए। अब ए सेट को भी पता लगाना है। आपने बोला कि यहाँ पे ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? तो आपने बोला सर ए सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे मेरे 3। कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है ये सारे ए के तो एलिमेंट्स है, ए इंटू ए करके ही तो ये सब कुछ बना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से? -1 0 और कौन से एलिमेंट्स होंगे? -1 0 और कौन से एलिमेंट्स होंगे? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। -1 0 और 1, ये 3 एलिमेंट्स होंगे। इन तीनों एलिमेंट्स का यूज करके हमें ए इंटू ए बनाना है। हमें ए इंटू ए बनाना है। कैसे बनाओगे? तो आपने बोला सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और बार आ जाए, क्या आ जाएगा? -1 0 1, ठीक है। अब a इंटू ए करना है। तो आपने पहले लिखा कि -1 इंटू 0 हो चुका, -1 1 नहीं हुआ, तो -1 1 भी लिखो, ठीक है, लिख दिया। -1 1 भी लिख दिया। -1 और -1 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो वो भी लिखो। -1 और -1, ठीक है। -1 वाला खत्म। अब 0 पे आ जाओ। 0,1 यहाँ पे लिखा हुआ है और 0,0 नहीं लिखा हुआ, तो 0,0 भी लिखो यहाँ पे। और 0,
-1 नहीं लिखा हुआ तो 0, -1 भी हमें लिखना होगा यहाँ पे, कॉमा। अच्छा 0 का भी खत्म, अब 1 पे आ जाओ। 1, -1 क्या आ जाएगा, 1, -1, ठीक है। और क्या आएगा, 1, 0, 1, 0 और क्या होगा 1, 1, 1, 1। अब तो कुछ नहीं बचाना, अब तो हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे आप गिन के देखो कि a इंटू ए में एक्चुअली में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बिल्कुल सही, यहाँ पे इन्होंने खुद बोला था कि 9 एलिमेंट्स है और हमारे 9 एलिमेंट्स आ भी रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये हमारा हो गया ए सेट। जो इन्होंने बोला कि ए सेट को ढूंढो, तो मैंने ए सेट को ढूंढ दिया यहाँ पे। और इन्होंने ये बोला कि ए इंटू ए के इतना तो हमें दिया हुआ था, कितना, इतना तो हमें दिया हुआ था, रिमेनिंग एलिमेंट्स का भी पता लगाओ। तो हमने रिमेनिंग एलिमेंट्स का भी पता लगा लिया। लो रिमेनिंग एलिमेंट्स ए इंटू ए के। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट दे रखा है जिसके अंदर 14 एलिमेंट्स है, 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट्स है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय रिलेशन इज इक्वल टू, एक सेट दे रखा है, ये कंडीशन है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। R is the set of all ordered pairs x, y such that 3x minus y is equal to 0, where x, y belongs to A। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, कोडोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। तो मैंने जैसे कि आपको पिछले क्लास में समझाया था, सबसेट क्या होता है, हमें सबसेट निकालने के लिए एक सेट चाहिए होता है। एक सेट के बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं। मतलब अगर एक सेट है मेरे पास x और एक सेट है मेरे पास y, अगर x सेट के सारे एलिमेंट्स y के अंदर पाए जाते हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि x जो है सबसेट होगा y का, ऐसा होगा। लेकिन अब अगर मैं आपसे बोलूं कि रिलेशन में क्या फर्क आ गया, तो रिलेशन निकालने के लिए, रिलेशन वाले सबसेट्स निकालने के लिए हमें दो सेट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने पिछले वाले क्लास में करा था, P और Q, दो सेट्स की जरूरत पड़ती है। दो सेट्स के एलिमेंट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो सबसेट बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी सबसेट को हम रिलेशन कहते हैं। तो यहां पे एक्चुअली में दो जो सेट मैंने बोला ना, रिलेशन बनाने के लिए दो सेट की जरूरत होती है, उन दो सेट्स का प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो दो सेट की बात हो रही है वो ए और ए ही है। कौन से, ए और ए। तो यहाँ पे बात की जाए तो मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, ए सेट दे रखा है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 14 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3 से लेके 14 तक। और मैंने बोला जो मेरा दूसरा सेट है वो भी ए ही है, क्योंकि रिलेशन मेरे को ए से ए का निकालना है। वो क्या होगा, वो भी वही होगा, 1, 2, 3 से लेके 14 तक। तो आप बोलोगे सर अभी हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। रिलेशन एक ऐसा, यहां पे रिलेशन एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 3x इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है। इसका मतलब क्या है, 3x इज इक्वल टू वाई। और यहां पे इस रिलेशन सेट के अंदर क्या क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, x, y लिखा होगा। क्या लिखा होगा, x, y लिखा होगा। आप मेरे को ये बताओ कि x जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर में, और y जो होता है वो सेकंड एलिमेंट होता है यहाँ पे। और क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है, मैं उस इन दोनों से बने हुए कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से मैं कैसे एलिमेंट्स को खींचूंगा, कौन कौन से एलिमेंट्स को खींचूंगा अपना रिलेशन बनाने के लिए। तो उसमें कंडीशन ये दे रखी है कि जो मेरा सेकंड एलिमेंट होना चाहिए ना, वो फर्स्ट एलिमेंट के 3 टाइम्स होना चाहिए। ये वाला कंडीशन इसे बोलते हैं। जो मेरा सेकंड एलिमेंट होना चाहिए वो 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर अगर हम मेरे को बनाना है तो अगर मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, अगर मैंने x को 1 रखा तो मेरा y जो होना चाहिए वो 3 टाइम्स ऑफ 1 होना चाहिए। तो 3, यहां से 3 आ जाएगा सेकंड एलिमेंट, ठीक है। और आपने बोला सर अब मैं अगर x को 2 ले लेता हूं तो मेरा जो y आना चाहिए वो 3 टाइम्स ऑफ 2 आना चाहिए, मानी कि 6 आना चाहिए। बिल्कुल सही, आना चाहिए। अच्छा अब अगर मैं बोलूंगा अगर मैं x को 3 लेता हूं तो मेरा y क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x आना चाहिए, 9। और 9 इसके अंदर आता है, बिल्कुल आता है। अगर अब मैं बात करूं 4 की, तो आप बोलोगे सर y जो होगा मेरा वो 3 टाइम्स ऑफ 4 12 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा अब अगर मैं बात करूं x की, x तो 14 तक है ना, कुछ भी आ सकता है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट तो 14 तक, इसमें से मैं कोई भी एलिमेंट को चूज कर सकता हूं। अब मैंने x को 5 रखा तो मेरा जो y आएगा तो आप बोलोगे सर वो आ जाएगा 3 इंटू 5 15 के बराबर। लेकिन अब गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई कि आप इसको ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास यहाँ पे एलिमेंट जो है सेकंड, ये मेरा सेकंड सेट है और ये मेरा फर्स्ट सेट है। भले ही दोनों सेम सेम हो, मैं इसे आपको समझाने के लिए फर्स्ट और सेकंड लिख रहा हूं। ये मेरा फर्स्ट सेट है और ये मेरा सेकंड सेट है। तो आप बताओ मेरे को, फर्स्ट सेट हो या सेकंड सेट हो, मैक्सिमम एलिमेंट्स कहां तक है। तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम एलिमेंट्स हमें यहाँ पे 14 तक ही दिख रहा है। तो आपके पास अगर 14 ही एलिमेंट्स है तो आप 15 कैसे लिखोगे, यहाँ पे 15 वाला पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स बचेंगे। कितने, 1, 2, 3, 4, इतने ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। अब ये ऑर्डर्ड पेयर्स है, अब मुझे सेट में कैसे लिखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे रिलेशन आर एक ऐसा सेट होगा, एक ऐसा सबसेट होगा जिसके अंदर ये एलिमेंट्स होंगे। कौन से एलिमेंट्स होंगे, ये एलिमेंट्स होंगे। कौन से एलिमेंट्स होंगे, ये वाले एलिमेंट्स होंगे। तो आपको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, आपने यहाँ पे इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। आगे आंसर। अब क्या करना है,
अब आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताना है। तो आप बोलोगे सर यहां पे डोमेन एक ऐसा सेट होता है, डोमेन एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर हमारे रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, रिलेशन सेट के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है डोमेन। तो मैं बोलूंगा 1, 2, 3, 4, ये क्या हो जाएगा, मेरा डोमेन हो जाएगा। और रेंज भी ऐसे ही क्या होता है, रेंज होता है एक ऐसा सेट होता है रेंज, अगर मैं इस रिलेशन सेट के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड एलिमेंट्स लिखे हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स में से सेकंड एलिमेंट को उठा के लिखूंगा यहां पे, जैसे यहां पे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया, इन सबको मैं क्या बोलूंगा, रेंज बोलूंगा। इन सब एलिमेंट्स के सेट को क्या बोलूंगा, मैं रेंज बोलूंगा। कोडोमेन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कोडोमेन और कुछ नहीं, जब मैं a इंटू ए करता हूं या p इंटू क्यू करता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूं, तो इसमें जो सेट होता है ना, उस सेकंड सेट के एलिमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे कोडोमेन कौन सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेट बराबर ही है, तो 1 2 3 से लेके 14 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कोडोमेन के अंदर आएगा। तो ये आगे मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चों इसमें अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछेगा मेरे से, मैं आपको बताऊंगा उसका आंसर। तो बच्चों अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये n क्या होता है, हमने सेट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो n लिखा होता है कैपिटल लेटर n, ये किसको डिनोट करता है, सारे नेचुरल नंबर्स के सेट को डिनोट करता है कैपिटल लेटर n ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय रिलेशन r is the set of all ordered pairs x, y such that y is equal to x plus 5, x belongs to natural number, x less than 4 and x, y belongs to natural number। तो यहां पे हमें निकालना क्या है, ये हमें यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, हमें इसी चीज को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और यहां पे डोमेन भी पता लगाना है। एक बार अगर रोस्टर फॉर्म में हमारे पास चीजें मिल जाती है, फिर हमारा डोमेन भी आ जाएगा, रेंज भी आ जाएगा, कोडोमेन भी आ जाएगा। तो हम सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, इसको समझेंगे। एक्चुअली में हमारे पास दो सेट किया, मैंने बोला ना रिलेशन को पता लगाने के लिए, रिलेशन का पता चलने के लिए आपके पास दो सेट का होना जरूरी है। यहाँ पे कौन से सेट की बात हुई है, यहाँ पे बात हो रही है नेचुरल नंबर वाले सेट की। यहाँ पे जो दोनों सेट होंगे ना मेरे, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे सर सेट क्या बनेगा, तो सेट होगा नेचुरल नंबर का सेट होगा। कैसा सेट होगा, जिसके अंदर 1 2 3 से लेकर इंफिनिटी तक ये जाता जाएगा। 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ज्यादा डॉट्स बना दिए मैंने, 1 2 3 3 डॉट और ये कर्ली ब्रेसेस कोड। इसका मतलब क्या, ये एक इनफाइनाइट सेट है जिसके अंदर हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते हैं। ये नेचुरल नंबर का एक सेट है जो 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी की तरफ जाता है। तो हमारे पास जो दोनों सेट होंगे ना, यहाँ पे जो दोनों सेट की बात कर रहा हूं वो यही है, एक्चुअली में इनकी बात ही हो रही है यहाँ पे। तो 1 2 3 डॉट 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 एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब हमें क्या बोला है, रिलेशन निकालना है। रिलेशन का कौन सा फॉर्म निकालना है, रोस्टर फॉर्म निकालना है, सेट बिल्डर में दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा x, y, जहां पे x जो है वो फर्स्ट सेट के अंदर का एलिमेंट होता है और जो y होता है वो सेकंड सेट के एलिमेंट होता है, ठीक है। और कंडीशन बोला जो मेरा y होना चाहिए ना, वो x प्लस 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, y जो होना चाहिए मेरा जो सेकंड एलिमेंट होना चाहिए वो फर्स्ट एलिमेंट से 5 ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोला है, x लेस देन 4, x लेस देन 4 बोला हुआ है कि मतलब आप x को क्या क्या, अब जब x लेस देन 4 बोला हुआ है तो इसका मतलब आप x को क्या क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो और 3 ले सकते हो। जब इसने खुद बोला कि x लेस देन 4 होना चाहिए, इसका मतलब आप x को सिर्फ 3 नंबर से ही मान सकते हो। इसमें से आप फर्स्ट एलिमेंट के तौर पे 3 नंबर्स को ही ले सकते हो, 1 को, 2 को, 3 को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या बनेगा, तो आपने बोला सर अगर मैं x को पहले 1 ले लेता हूं तो जो मेरा y आना चाहिए ना, जो मेरा सेकंड एलिमेंट आना चाहिए वो 1 से 5 ज्यादा आना चाहिए, जो कि 6 होता है। और अगर मैं x को 2 ले लेता हूं तो मेरा जो y आना चाहिए 2 + 5 7 के बराबर आना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं x को 3 ले लेता हूं तो मेरा जो y आना चाहिए ना 3 + 5 8 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए, 8 के बराबर आना चाहिए। तो ये तो हो गया मेरा ऑर्डर्ड पेयर, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए मेरे। इसको अगर मैं सेट में डाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा रिलेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये एक रिलेशन हो जाएगा। ये एक ऐसा रिलेशन है या फिर ये एक ऐसा सबसेट है जो मेरे इन दोनों नेचुरल नंबर्स के सेट को, जब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा, उन कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट के अंदर से इस सबसेट को मैंने बनाया है। क्या बनाया है, इस सबसेट को मैंने उसके अंदर के मैंने एलिमेंट्स को निकाल के ये वाला सबसेट बनाया है। तो आपके पास अभी रिलेशन भी आ गया। ये एक्चुअली में रिलेशन, अगर आप सोचो, आप ना सोचने का दायरा बढ़ाओ, अपने थिंकिंग को बढ़ाओगे ना, अपने सोचने का दायरा बढ़ाओगे तो आपको चीजें रट के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेपर से पहले। ये चीजें आपको एंड तक, रिलेशन एंड फंक्शन आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है और क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 है। समझ के पढ़ोगे, एंड तक चीजें याद रहेगी। दोबारा रिवाइज करने की बस एक बार जरूरत पड़ेगी, चीजें बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे समझो उसको क्या होता है। ये रिलेशन एक सबसेट है। ये सबसेट कैसे बना होगा, इमेजिन करो
हमारे पास दो सेट है, एक n है एक दूसरा n है। दोनों n का जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा तो हमारे पास एक नया सेट मिला होगा जिसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे होंगे, सारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते थे सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बने होंगे। उन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स में से जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा उन सारे एलिमेंट्स को मैं उठा के यहां पे रख दूंगा। तो यहां पे हमारी कंडीशन क्या थी, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 होना चाहिए और x लेस देन 4 होना चाहिए। जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वही सिर्फ रिलेशन वाली सेट के अंदर आएंगे। तो ये आगे आपको बात समझ अच्छे से। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा कि डोमेन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर डोमेन एक ऐसा सेट होता है, डोमेन एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं। आप बोलोगे सर जो रिलेशन हमारा सेट है ना, रिलेशन जो सेट बना है इसके अंदर इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट, इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट को अगर मैं सेट में लिख दूंगा तो वही होता है मेरा डोमेन। क्या होता है, वही मेरा डोमेन होता है। और रेंज क्या होता है, अगर मैं आपके रिलेशन सेट के अंदर के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का सेकंड एलिमेंट अगर मैं यहां उठा के लिख दूंगा इस सेट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा रेंज हो जाएगा। क्या है, 6, 7, 8, ये 3 एलिमेंट्स है। तो हमसे क्वेश्चन में इतना ही पूछा था और हमने कर दिया। अगर आपसे कोडोमेन पूछा होता तो आप बोलते सर कोडोमेन एक्चुअली में है क्या, कोडोमेन है क्या, तो आप बोलेगे सर कोडोमेन मेरा सेकंड वाला सेट होता है। n इंटू एन कराऊंगा मैंने यहाँ पे, तभी मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला होगा। तो इसमें सेकंड वाला सेट क्या है, n है। तो जो मेरा नेचुरल नंबर वाला सेट है ना 1, 2, 3 और ये ऐसे 3 डॉट्स और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, तो यही होगा मेरा कोडोमेन, ये डोमेन, ये रेंज और ये मेरा रोस्टर फॉर्म। तो मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब हम समझते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 को। यहां पे हमें एक सेट दे रखा है A, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स है, नॉन एम्प्टी सेट है। और एक और सेट दे रखा है B, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। बोला क्या है, डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू B, A से B की तरफ एक रिलेशन बनाना है, बाय R इज इक्वल टू x, y। ऐसे नहीं पढ़ते, R is the set of all ordered pairs x, y such that the difference between x and y is odd, comma x belongs to A, x belongs to A and y belongs to B। रोस्टर फॉर्म का पता लगाओ, इसी जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है इस रिलेशन को आप रोस्टर फॉर्म में लिखो। रेंज बताओ, डोमेन बताओ। तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूंगा कि दो सेट क्या दे रखे हैं हमें यहां पे तो उन्होंने डिफाइन कर रखा है दोनों सेट को अलग अलग, A और B। एक हो गया मेरा A, जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 5। अच्छा, और दूसरा सेट है मेरे पास B, 4, 6, 9। 4, 6, 9। इसमें एक और चीज लगा लो, मैं कह रहा हूं इसमें ना एरो डायग्राम भी दिखा दो। क्या दिखाओ, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से भी पढ़ेंगे इसको। तो यहां पे हमारे पास A है और यहां पे हमारे पास B है। रिलेशन क्या बोल रखा है, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होना चाहिए, रिलेशन एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर वाला सेट होना चाहिए जहां पे x और y का अगर मैं डिफरेंस निकालूं, x माइनस वाई हो चाहे y माइनस एक्स हो, क्या होना चाहिए, x माइनस वाई का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। जहां पे आपका x जो है वो A सेट में बिलोंग करता है और y जो है वो B सेट में बिलोंग करता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं x, y लिखूंगा तो ऑड होने चाहिए, मतलब डिफरेंस ऑड होना चाहिए। देखो 1 और 4 का डिफरेंस क्या होता है, आप बोलोगे सर 3 होता है। तो मैं यहाँ पे 1 और 4 को लिख सकता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस क्या होता है, 3 होता है। ऑड आ गया मेरा। 1 और 6 का डिफरेंस क्या होता है, 5 होता है। तो उसको भी लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ इसको भी यहाँ पे मैं। 1 और 6 का डिफरेंस 5 जो कि ऑड होता है। 1 और 9 का डिफरेंस होता है 8 जो ऑड नहीं होता। तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा तो मैं उसको नहीं लिखूंगा यहाँ पे। अच्छा, अब चलो 1 का खत्म, अब 2 पे आ जाओ। 2 और 4 का डिफरेंस इवन होता है, वो नहीं लूंगा मैं। 2 और 6 का डिफरेंस इवन होता है, वो भी नहीं लूंगा मैं। लेकिन 2 और 9 का डिफरेंस 7 होता है जो कि ऑड होता है, तो 2 और 9 को मैं ले सकता हूं मैं यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर 2 खत्म, 3 पे आते हैं। 3 और 4 का डिफरेंस 1 होता है जो कि ऑड होता है, तो मैं 3 और 4 को ले सकता हूं यहाँ पे। 3 और 6 का डिफरेंस 3 के बराबर होता है जो कि ऑड होता है, वो भी ले सकता हूं मैं यहाँ पे। 3 और 6 ले सकता हूं मैं यहाँ पे। 3, 4, 3, 6 और अगर मैं 3, 9 लूंगा तो 3 और 9 का डिफरेंस 6 होता है जो कि एक इवन नंबर होता है, तो वो नहीं ले सकता मैं यहाँ पे। अब अगर अगले पे आते तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 और 4 का डिफरेंस क्या होता है, ऑड होता है 1 के बराबर। 5 और 6 का डिफरेंस भी ऑड होता है 1 के बराबर। और 5 और 9 का डिफरेंस जो होता है 4 होता है जो इवन है, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर ये सारे मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, सारे के सारे मेरे क्या आ गए, ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। अगर इसको मैं एक सेट के अंदर रख दूंगा, इसको अगर मैं सेट में डाल दूंगा, तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, इस सेट का नाम होगा रिलेशन, जो एक स्पेशल सबसेट है। जो क्या है, एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो आपके पास यहां पे इन्होंने बोला था रोस्टर फॉर्म में निकाला, रोस्टर फॉर्म में हमने निकाल दिया। अब इन्होंने बोला रेंज ढूंढो, डोमेन ढूंढो। तो रेंज क्या होता है, आपने बोला सर रेंज एक ऐसा, रेंज यहां पे लिखना पड़ेगा पूरा रेंज, आप कंफ्यूज हो जाओगे यार। तो रेंज एक ऐसा सेट हो जाएगा, रेंज एक ऐसा सेट होगा
जहां पे आपके रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है उनके सेकंड एलिमेंट्स को अगर मैं यहां उठा के लिख दूंगा 4,6,9, 4 ऑलरेडी लिख दिया, 6 ऑलरेडी लिख दिया, 6 ऑलरेडी लिख दिया, तो 4, 6, 9 ये 3 एलिमेंट्स आएंगे सेट के अंदर। अच्छा, डोमेन में कौन कौन से आएंगे? तो आप बोले सर डोमेन के अंदर रिलेशन सेट के अंदर के जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं अगर उनके फर्स्ट एलिमेंट को मैं यहां लिख दूंगा 1,2, 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5, ये सारे के सारे क्या हो गए? डोमेन हो गया। अच्छा, बात करते हैं अगर कोडोमेन की बात करिए तो आप बोले सर कोडोमेन हो जाएगा मेरा, कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन। तो कोडोमेन मेरा सेकंड सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वही कोडोमेन में आते हैं। सेकंड सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कोडोमेन में आते हैं। तो यहाँ पे सेकंड सेट में कितने एलिमेंट्स है? 4 6 9, 4, 6, 9, ये क्या है? ये कोडोमेन हो गया। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला था एरो डायग्राम, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, एरो डायग्राम भी बना देते हैं। चलो ठीक है, एरो डायग्राम बनाते हैं। पहला वाला जो सेट है वो ए है और दूसरा वाला जो सेट है वो मेरा बी है। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने? पहले वाले सेट के अंदर 1 2 3 5 है, 1 2 3 और 5, और दूसरे वाले सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स है? 4 6 9। कौन कौन से एलिमेंट्स है? 4 6 और 9। तो यहां पे अगर एरो डायग्राम बनाया जाए तो आप बोलोगे सर 1 का 4 से हो रहा है, 1 का मैं 4 में कर सकता हूं, 1 से 4 के बीच में रिलेशन बन रहा है, बन रहा है। 1 का 6 के बीच, 1 और 6 का बन रहा है, 1 और 6 का भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 2 और 9 का बन रहा है, 2 और 9 का बन रहा है। यहां पे 3 4 और 3 6, 3 का और 4 का बन रहा है, 3 का और 6 का बन रहा है यहां पे, और 5 का 4 का और 5 का 6 बन रहा है, 5 का 4 का बन रहा है और 5 और 6 के बीच में रिलेशन बन रहा है। ये हो गया मेरा एरो डायग्राम। भले देखने में थोड़ा गंदा हो लेकिन यही है एरो डायग्राम, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये चीजें आसानी से समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों अब चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। ये फिगर है हमारा, इस फिगर की बात हो रही है। पी और क्यू के बीच के रिलेशन को दिखा रखा है, यहां पे एक एरो डायग्राम बना रखा है इन्होंने क्वेश्चन में। राइट दिस रिलेशन इन, इसी रिलेशन को जो एरो डायग्राम में है उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, फिर रोस्टर फॉर्म मिल जाएगा, फिर हमें डोमेन और रेंज भी बताना है उसका। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है, डिटेल पूरे एरो डायग्राम में। तो आप बोलोगे सर पी जो हमारा सेट है ना, पी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? यहाँ पे 5 6 और 7, क्या एलिमेंट्स है? 5 6 और 7 है। क्यू सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 4 5 है, क्या क्या है? 3 4 5, 3, 4, 5। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे ना, आपको लिंक ढूंढना है, आपको लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक आपको खुद लगाना पड़ेगा। 5 और 3, 6 और 4, 7 और 5, अगर ये 5 से 3 हुआ है, मैंने इसको 5 लिखा और इसको 3 लिखा, 5 की इमेज क्या है? 3 है, 6 की इमेज क्या है? 4 है, 7 की इमेज क्या है? 5 है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि 5 से 3 कब होता है? जब मैं 2 कम करता हूं 5 को। 6 से 3 कब, 6 से 4 कब होता है? जब मैं 6 में से भी 2 कम करता हूं। 7 से 5 कब होता है? जब 7 से भी मैं 2 कम करता हूं। इसका मतलब है जब मैं फर्स्ट एलिमेंट में से 2 कम करूंगा तो मुझे सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा। इसका मतलब है अगर मेरा ऑर्डर्ड पेयर x, y के फॉर्म में है, अगर मैं x में से 2 कम करता हूं, अगर मैं पहले वाले एलिमेंट में से 2 कम करता हूं तो मेरा दूसरा वाला एलिमेंट मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अगर मिल जाएगा तो खत्म क्वेश्चन, बस इतना ही है। तो यहां पे मैं जो मेरा रिलेशन बनेगा, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y such that x minus 2 is equal to y, x minus 2 is equal to y, x minus 2 is equal to y, where x belongs to p। x जो है, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो इस सेट को बिलोंग करेगा, और y जो है वो आपका सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। तो x belongs to p, where x belongs to p and y belongs to q। खत्म, इतना ही तो था, लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म। देखो कितना आसान है। अच्छा, अब इसी चीज को अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? तो आप बोलोगे सर रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो 5 का 3 से बन रहा है। 5 है अगर मेरा 5 डोमेन है तो 3 मेरा उसका रेंज है, 3 इमेज है। 6 और 4, 6, 4, 7 और 5, क्या है? 7 और 5, 7, 5। खत्म, बस ये रहा, ये आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म। आपने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब बहुत आसान है, अब आपको क्या लिखना है? डोमेन और रेंज बताना है। डोमेन, तो डोमेन एक ऐसा सेट होगा, जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? इस रिलेशन सेट के अंदर जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना आपको, वो सारा का सारा अगर मैं यहाँ पे इस सेट के अंदर लिख दूंगा तो वही मेरा डोमेन होता है। क्या होता है? डोमेन होता है। तो आप बोलोगे सर 5, 6, 7, 5, 6, 7, और रेंज क्या होता है? रेंज आप बोलोगे सर रेंज एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर इस रिलेशन के सारे सेकंड एलिमेंट्स आएंगे। 3, 4, 5, 3, 4, 5 आएगा। तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। आसान था ना, इसमें बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी आपको।
तो बच्चों अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लेट ए इज इक्वल टू ए नॉन एम्प्टी सेट, कुछ एलिमेंट्स है इसके अंदर। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, यहां पे हमें एक रिलेशन दे रखा है जो किस फॉर्मेट में, सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या लिखा हुआ है, द रिलेशन is the set of all ordered pairs A, B such that AB belongs to set A, B is exactly divided by A। तो यहां पे इन्होंने बोला है हमें क्या निकालना है, रोस्टर फॉर्म पता लगाओ, डोमेन पता लगाओ, रेंज पता लगाओ। तो इसका यूज करके, इस कंडीशन का यूज करके हम रोस्टर फॉर्म वाला सेट बना पाएंगे। तो आप बोलोगे सर हमारा जो पहला सेट है ना वो क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 है, और आपको पता है कि यहां पे कोई और सेट दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब है दूसरा सेट भी आर बी द रिलेशन ऑन ए, मतलब ए टू ए के रिलेशन की बात हो रही है, तो दूसरा सेट भी यहां पे ए ही है। वो भी किसके अंदर क्या एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 6, क्या हो गया 1 2 3 4 6 ये एलिमेंट्स होंगे। तो हमसे बोला रोस्टर फॉर्म को ढूंढो, तो आपको पता है अगर मैं रिलेशन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो उस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट्स आते हैं, और वो ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट्स ऐसे लिखे होते हैं, ए कॉमा बी लिखा होता है। और यहां पे बोला है जो मेरा बी है, जो मेरा सेकंड एलिमेंट है, ये मेरा सेकंड एलिमेंट है, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, B is exactly divisible by A। इसका मतलब जो मेरा सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर इसको ऐसे बोलो, या फिर क्या बोलो कि B is exactly divided by A, मतलब B को मैं कंप्लीटली डिवाइड कर पाऊं A से। ऐसे A, B लिखने पड़ेंगे मेरे को यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर ऐसा कब होगा, यहां से एक बात समझ आ गई कि यहाँ पे जो B है ना, वो B है तो A से बड़ा होगा, A के बराबर होगा, जो B होगा वो A से बड़ा होगा, A के बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर पहले अगर इसमें देखेंगे, यहां पे अगर मैं रिलेशन लिखूं और यहां पे अगर ऐसे सेट बनाऊं तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो आप बोलोगे सर अगर स्टार्ट करते हैं 1 से, ये 1 किस किस नंबर को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली, तो आप बोलोगे सर 1 तो सभी को डिवाइड कर देता है, 1 सभी को डिवाइड कर देता है। तो आप बोलोगे सर यहां पे लिख सकता हूं 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 6, ये सारे लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि यहां पे जो सेकंड एलिमेंट है ना 1 2 3 4 6, इन सभी को 1 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये तो खत्म हो गया। अब बात करते हैं अब इसकी 2 की बात करते हैं। 2 किन किन को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तो आप बोलोगे सर 2 1 को तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा, 2 1 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। क्या 2 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा, तो 2 2 हो जाएगा। क्या 2 3 को कर पाएगा डिवाइड, नहीं कर पाएगा। क्या 2 4 को कर पाएगा, कर पाएगा, तो 2 4 हो जाएगा। क्या 2 6 को कर पाएगा कंप्लीटली डिवाइड, बिल्कुल कर पाएगा, तो 2 6 भी आ जाएगा इसके अंदर, बिल्कुल आ जाएगा। और आप बोलोगे सर यहां पे अगर 2 खत्म हो गए 3 पे चलते हैं, 3 वाले कौन से आ जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 3 से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे, 3 डिवाइड होगा, 3 से 3 डिवाइड होगा, 3 से और किसको डिवाइड कर सकता हूं मैं, 6 को डिवाइड कर सकता हूं, तो 3 6 भी आ जाएगा। और 3 खत्म, आप 4 पे चलते हैं, 4 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे, तो आप बोलोगे सर 4 से एक ही नंबर डिवाइड होगा जो कि 4 खुद है, और 6 से भी एक ही नंबर डिवाइड होगा, कौन सा है, इस 6 अब अगर आपके पास रिलेशन आ गया तो आप आराम से, आपने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया उस चीज को, अब आप आराम से डोमेन भी पता लगा सकते हो, रेंज भी लगा सकते हो। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आप बोलोगे सर डोमेन एक ऐसे सेट होगा जिसके अंदर इस रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है 1, और कौन सा भाई 2 3 4 6, ये सारे डोमेन में आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे। रेंज में क्या आएगा भाई, रेंज में क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर रेंज में यहाँ पे इसके सेकंड एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 1 2 3 4 6 आ गया। ये भी सेम है 1 2 3 4 6। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू, एक रिलेशन है जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x, x + 5 such that x belongs to this set। तो यहां पे हमें इस जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो रिलेशन दे रखा है, इसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में निकालना पड़ेगा, उसी के बाद हम डोमेन और रेंज पता लगा पाएंगे। तो यहां पे इन्होंने एक्चुअली बोला क्या, इन्होंने बोला जो मेरा रिलेशन, जो मेरा सेट बनेगा, इन सेट के अंदर क्या आने वाले, ऑर्डर्ड पेयर्स आने वाले, क्या आने वाले, ऑर्डर्ड पेयर्स आने वाले। लेकिन जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, वो किस फॉर्मेट में होगा, क्या लिंक होगा इन दोनों एलिमेंट्स का एक दूसरे से, क्या लिंक होगा। तो आप बोलेंगे सर जो पहला एलिमेंट है ना, पहले एलिमेंट से 5 ज्यादा होगा मेरा दूसरा वाला एलिमेंट। जो ऑर्डर्ड पेयर में मैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट लिखूंगा उससे 5 ज्यादा होना चाहिए मेरा दूसरा वाला एलिमेंट। और जो मेरा पहला एलिमेंट है, जो मेरा पहला एलिमेंट होगा, जो एक्स होगा, वो किसको बिलोंग करेगा, वो एक सेट को बिलोंग कर रहा, मतलब कि जो मेरा सेट है यहाँ पे, जिसको मैं मान लेता हूं ए, जिसको क्या मान लेता हूं मैं, ए मान लेता हूं। तो
तो ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। तो इस सेट के अंदर से मुझे क्या करना पड़ेगा? इस सेट के अंदर के, तो इस सेट के एलिमेंट्स को ही मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं? एक्स बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? एक्स बोल रहा हूं। चलो लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। तो इस सेट का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है? 0 है। तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा? 0 से 5 ज्यादा होगा, तो 0 प्लस 5 5 ही होता है। अगर मैं अब 1 को लूंगा तो 1 प्लस 5 6 आएगा, ठीक है जी। 2 को लूंगा तो 2 प्लस 5 7 आएगा। 3 प्लस 5 8 आएगा। और क्या करना है हमें? 4 प्लस 5 9 आएगा, और 5 प्लस 5 10 आएगा। तो ये हमारे पास आ गए सारे ऑर्डर्ड पेयर्स। इस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे मैंने उसको लिख लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपसे बोला है कि आपने रोस्टर फॉर्म निकाल दिया रिलेशन का। अब इसी रिलेशन का आपको डोमेन बताना और रेंज बताना है। कैसे बताओगे डोमेन और रेंज? तो डोमेन क्या होगा? तो आप बोले सर डोमेन हो जाएगा मेरा, डोमेन हो जाएगी एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या क्या लाई करेंगे? इस रिलेशन सेट के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स है इसके सारे फर्स्ट एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है जी। और रेंज क्या होगा? तो आप बोलोगे सर रेंज हो जाएगा एक ऐसा सेट जिसके अंदर इस रिलेशन सेट के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स उनके सेकंड एलिमेंट्स लाई करेंगे। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो जाएगा मेरा रेंज। क्या हो जाएगा मेरा? रेंज ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन हुआ समाप्त। मैं आशा करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहां पे क्या बोला है? राइट द रिलेशन आर इज इक्वल टू दिस इन रोस्टर फॉर्म। तो रिलेशन है क्या? यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ। कैसे रीड करेंगे? R is the set of all ordered pairs x, x cube such that x is a prime number less than 10। यहां पे दो कंडीशन है। एक तो जो मेरा एलिमेंट होना चाहिए, जो पहला एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? जो प्राइम नंबर मैं लूंगा ना वो 10 से कम होना चाहिए। तो 10 से छोटे वाले सारे प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 1 होता है प्राइम नंबर? नहीं, 1 नाइदर प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर। 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, ये सारे वो प्राइम नंबर्स है जो 10 से कम है। क्या है? ये सारे के सारे 10 से कम वाले प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे कैसा सेट बनाना है? यहां पे मुझे रिलेशन का एक ऐसा सेट बनाना है यहां पे जिसके अंदर कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स आने चाहिए? जो पहला एलिमेंट होगा वो इसी में से होगा। 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 होंगे पहले एलिमेंट। 2 कॉमा, यहाँ पे 3 कॉमा, यहाँ पे 5 कॉमा, और यहाँ पे 7 कॉमा। ये सारे के सारे क्या होगा? पहले एलिमेंट्स होंगे। क्या होंगे? सारे के सारे पहले एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे दूसरे एलिमेंट्स क्या होंगे? तो आप बोलोगे सर पहले एलिमेंट का क्यूब कर दोगे तो आपको दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। अगर आप पहले एलिमेंट का क्यूब कर दोगे तो आपको दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। तो अगर मैं 2 का क्यूब कर देता हूं तो मुझे 8 मिल गया यहाँ पे। अगर मैं 3 का क्यूब कर देता हूं तो मुझे 27 मिल जाता है। अगर मैं 5 का क्यूब करता हूं 125 मिलता है, और अगर मैं 7 का क्यूब करता हूं 343 मिलता है मुझे। तो यहां पे ये सारे जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं, अगर मैं इनको एक सेट में डाल दूंगा तो ये मेरा कौन सा सेट हो जाएगा? ये सेट का नाम होगा रिलेशन। इस सेट का नाम होगा रिलेशन। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। लेट A इज इक्वल टू ए नॉन एम्प्टी सेट, 3 एलिमेंट्स है, और B इक्वल टू ए नॉन एम्प्टी सेट, 2 एलिमेंट्स है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, पिछले क्लास में भी समझाया था। यहां पे आपको A सेट दे रखा है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? आप बोलोगे सर 3 एलिमेंट्स है। यहां पे आपको B सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं? 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो आप एक बात बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B या A इंटू B क्या होगा? तो किसके बराबर हो जाएगा? 3 इंटू 2 के बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू B किसके बराबर होगा? 3 इंटू 2, जो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो आपके पास ये आ गया। तो यहां पे जो A इंटू B के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 एलिमेंट्स होंगे। मैंने बोला जो आपको नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने होते हैं ना, नंबर ऑफ रिलेशंस, वो पता क्या होता है? वो होता है 2 की पावर नंबर ऑफ रिलेशंस होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, यही होता है। या फिर यहां पे इनडायरेक्टली बोलूं तो 2 की पावर M, जहां पे M क्या होगा? M होगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू B, या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो यहां पे हो जाएगा 2 की पावर 6। कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे यहां पे इसके हिसाब से? 2 की पावर 6 एलिमेंट्स होंगे। तो मैं यहां पे 2 टू द पावर 6 रिलेशंस या 2 टू द पावर 6 सबसेट बना सकता हूं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 एलिमेंट्स होंगे। इन 6 एलिमेंट्स का यूज करके मैं 2 टू द पावर 6 सबसेट या रिलेशन बना सकता हूं। 2 टू द पावर 6 क्या होता है? 64 होता है। क्या होता है? 64 होता है।
तो बच्चों ये क्वेश्चन तो हो गया समाप्त, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो बच्चों अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 जो आज का आखिरी सवाल है और इस एक्सरसाइज का भी आखिरी सवाल है, एक्सरसाइज 2.2 का। लेट आर बी द रिलेशन ऑफ जेड। कैपिटल जेड क्या होता है, सेट्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि कैपिटल जेड डिनोट करता है आपके इंटीजर्स के सेट को। जितने भी इंटीजर्स है दुनिया में सबके सबका अगर मैं एक सेट बनाऊं तो वो जेड से रिप्रेजेंट होगा। तो लेट आर बी द रिलेशन ऑफ जेड डिफाइंड बाय, यहां पे कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन है कि रिलेशन is the set of all ordered pairs a comma b such that a and b belongs to integers and अगर मैं a और b का माइनस करूं, सबट्रैक्ट करूं a और b को, तो वो भी मेरा इंटीजर ही आना चाहिए। तो आप एक बात बताओ, दुनिया में जितने भी इंटीजर है, दुनिया में जितने भी इंटीजर है 1 -1 2 3 -3 -100 -1000, अगर इन दोनों को एक दूसरे के साथ मैं सबट्रैक्ट करूं, एक इंटीजर का दूसरे इंटीजर के साथ सबट्रैक्शन कराऊं, तो मेरा आंसर भी इंटीजर ही आएगा। कॉमन सेंस वाली बात है, इंटीजर ही आएगा। तो यहां पे एक्चुअली में मेरे पास जो सेट दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी वाले सारे एलिमेंट्स होंगे और आपको एक ही सेट दे रखा है। इसका मतलब रिलेशन ढूंढना है जेड टू जेड का रिलेशन ढूंढना है। तो यहाँ पे दूसरा जो सेट होगा वो भी जेड ही होगा, जो कि माइनस इंफिनिटी से लेके सारे इंफिनिटी तक जो भी एलिमेंट्स होंगे सब इसी के अंदर आएंगे। तो आपने बोला सर जो मेरा रिलेशन बनना चाहिए उसके अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे, तो आप बोलोगे सर रिलेशन के अंदर मेरे ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो a माइनस बी करने पे भी, मतलब अगर मैं इसमें से एक एलिमेंट निकालूं और इस सेट में से एक एलिमेंट निकालूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरा आंसर इंटीजर आना चाहिए। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे पता है, इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। आप बता ही नहीं पाओगे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है ये भी, और ये भी माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है। खत्म कहां पे होता है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, हमें पता नहीं कब खत्म होगा। ये भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो आप यहाँ पे डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, इस रिलेशन को डिफाइन नहीं कर पाओगे। आपको बस ये पता है कि इस रिलेशन के अंदर जो भी मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ना, उस ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे, ये भी एक इंटीजर होगा, ये भी एक इंटीजर होगा, ये भी एक इंटीजर होगा, ये भी एक इंटीजर होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इस क्वेश्चन में डोमेन और रेंज बताना है, तो आप बोलोगे सर डोमेन क्या हो जाएगा मेरा, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर क्या होंगे, डोमेन एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर क्या होंगे। तो आप बोलोगे सर डोमेन का मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर के सारे फर्स्ट एलिमेंट, और यहाँ पे सारे फर्स्ट एलिमेंट्स तो मेरे इंटीजर्स हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, सारे इंटीजर्स होगा। क्या होंगे, सारे इंटीजर्स होंगे इस सेट के अंदर। इसको या फिर ऐसे डिनोट करो जेड से। तो डोमेन यहाँ पे इंटीजर्स वाला ही सेट होगा। और रेंज की भी सेम ही कहानी है, रेंज के साथ भी यही होगा। रेंज भी एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर क्या होंगे, सारे इंटीजर्स ही होंगे। क्या होंगे, इंटीजर्स ही होंगे। तो इसको भी आप कैपिटल जेड से डिनोट कर सकते हो। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि फंक्शन का मतलब सिर्फ एफ ऑफ एक्स नहीं होता। आपने इनपुट डाला एफ ऑफ एक्स में, आपको आउटपुट मिल गया, ये नहीं होता। सिर्फ इतना लिमिटेड नॉलेज मत रखो अपने पास। फंक्शन का मतलब क्या होता है, सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं, सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताने कि ये सारे दिए गए रिलेशंस में से कौन कौन से रिलेशन है जो फंक्शन के जैसे काम करेंगे, और अगर है तो अगर यहाँ पे ये रिलेशन फंक्शन है तो ये बताओ क्यों है, और इसके डोमेन और रेंज के बारे में भी बताओ। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके पहले पार्ट से। हमें एक सेट दे रखा है, ये तो हमें पता है कि रिलेशन है। रिलेशन के अंदर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स में एलिमेंट लिखे होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड एलिमेंट। तो यहां पे हमारे पास अभी तक तो आप समझ चुके होंगे कि फर्स्ट वाले को प्री इमेज बोलते हैं, और इस प्री इमेज का इमेज है ये भी प्री इमेज है, इसका इमेज है ये। अगर मैं इसी चीज को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा तो देखते हैं क्या बनेगा। पहले क्वेश्चन की बात करो, अभी सिर्फ आपका फोकस इस क्वेश्चन पे होना चाहिए, इन दोनों पे ध्यान मत देना। तो एरो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। यहां पे फर्स्ट एलिमेंट को मैं पहले वाले सेट में लिखूंगा 2 5 8 11 14 17, 2 5 8 11 14 और 17, और जो मेरा सेकेंड एलिमेंट होगा 1 सारे 1 है। यहां पे सारे क्या है, यहां पे 1 है, मतलब एक ही बार यहां पे 1 लिखा हुआ है, सबका 1 है। तो आप एक बात बताओ मेरे को, यहां पे जो इमेज बनने वाला है, आप देखोगे यहां पे 2 का 1 से हो रहा है, 5 का भी 1 से हो रहा है, 8 का भी 1 से रिलेटेड है, 11 भी 1 से रिलेटेड है, 14 भी 1 से रिलेटेड है, 17 भी 1 से रिलेटेड है, सबके सब 1 से रिलेटेड है। और क्या ये रिलेशन एक फंक्शन होगा? तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? अ फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट A to B when every element of set A, every element क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, सबका सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 5 जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे थे 2 5 8 11 14 17 सबके सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज बन रहा है। 2 का भी एक इमेज है, यहां पे 2 का 2 इमेज तो बन नहीं रहा, सिर्फ यहां पे 2 का एक इमेज है 1, 5 का भी एक इमेज है 1, 8 का भी एक इमेज बन रहा है 1, 11 का भी एक इमेज बन रहा है। तो यहां पे ये जो मेरा रिलेशन है ना, ये फंक्शन की तरह काम करेगा, ये फंक्शन की तरह काम करेगा, क्योंकि यहां पे एक तो पहला कंडीशन सबके सब पार्टिसिपेट कर रहे हो, और दूसरा कंडीशन हर एक एलिमेंट का, सेट ए के हर एक एलिमेंट का अपना एक सिंगल इमेज होना चाहिए, सिंगल एक ही इमेज होना चाहिए। तो यहां पे क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो ये क्या है, फंक्शन के रूप में काम करेगा, ये फंक्शन है हमारा। और इन्होंने ये बोला है कि यहां पे हमें डिटरमाइन करना है कि इस जो फंक्शन जो मैंने सेट लिखा हुआ है, यहां पे इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो आप बोलोगे सर पहले क्वेश्चन का जो डोमेन होगा ना, तो डोमेन एक ऐसा सेट होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कौन से एलिमेंट लिखे जाते हैं, इस फंक्शन वाले सेट के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, उन ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट को, अगर मैं सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट को उठा के इस सेट के अंदर डाल दूंगा, इस सेट के अंदर डाल दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसी को मैं डोमेन बोलता हूं, 11, 14 एंड 17। और रेंज क्या होता है, तो रेंज आप बोलोगे सर अगर मैं इस ही फंक्शन के इन सेट के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं, इन सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट उठा के एक सेट में डाल दूंगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, रेंज बोलूंगा। क्या बोलूंगा, रेंज बोलूंगा। यहां पे देखो सिर्फ वन ही है, सिर्फ वन ही है हर जगह पर, और वन को बार बार मैं रिपीट करके नहीं लिखता। सेट का रूल था, जब भी आप किसी एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हो तो क्या करते हो, उस एलिमेंट को बार बार रिपीट करके लिखने की जरूरत नहीं होती है, हमें रिपीटेशन अवॉइड करना होता है। तो यहां पे ये आ गया डोमेन, ये आ गया रेंज, और यहां पे मैंने बता दिया कि ये फंक्शन होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, अब हमें इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है, इस वाले क्वेश्चन पे। तो यहां पे अगर मैं इसका भी एरो डायग्राम बनाऊंगा, तो आप बोलोगे सर ये मेरा सेट ए हो जाएगा और ये मेरा सेट बी हो जाएगा। दो सेट के बीच में बनता है फंक्शन या रिलेशन, दो सेट तो होने चाहिए मेरे। और पहले वाले सेट के एलिमेंट्स कौन होंगे, 2, 4, 6, 8, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, और 10, 12, 14, 10, 12 और 14, ये सारे एलिमेंट्स पहले वाले सेट के होंगे। और दूसरे वाले सेट में क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और यहां पे 2 का 1, 2 का जो रिलेशन है वो 1 के साथ है, 2 का इमेज क्या है, 1 है, 4 का इमेज क्या है, 2 है, 6 का 3 है, 8 का 4 है, 6 का 3 है, 8 का 4 है, 10 का 5 है, 12 का 6 है, 14 का 7 है। एक तरह से पता है यहां पे क्या रिलेशन बन रहा है, यहां पे ये रिलेशन बन रहा है कि पहले वाले सेट का आधा है ये दूसरे वाला सेट। पहले वाले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना, उन एलिमेंट का आधा है, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, 10 का आधा 5, 12 का आधा 6, 14 का आधा 7। तो ये है एक्चुअली मेरा रिलेशन, पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में जो लिंक होता है उसी को मैं रिलेशन बोलता हूं। तो यहां पे मैंने रिलेशन भी पता लगा लिया। अब फंक्शन की डेफिनेशन याद करो, अ फंक्शन इज अ रिलेशन, अ फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब इमेज बना रहे हैं अपना, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो यहां पे 2 का भी एक ही इमेज बन रहा है, 4 का भी एक ही बन रहा है, देखो सभी का सिर्फ एक एक इमेज बन रहा है, तो ये भी फंक्शन के रूप में काम करेगा। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक फंक्शन होगा। अच्छा, अब इन्होंने बोला डोमेन और रेंज बताओ। तो डोमेन आपको जैसे कि मैंने बताया, इस सेट के अंदर, इस फंक्शन सेट के अंदर ये जो पहले जो भी एलिमेंट्स लिखे हुए ना, इनको आप डोमेन के सेट में डाल दोगे तो ये मेरा डोमेन हो जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारे के सारे एलिमेंट्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। और रेंज क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं इस ऑर्डर्ड पेयर, सारे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है ये वाले, तो ये वाले सारे क्या हो जाएंगे, ये आपका रेंज हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आ गया आपका रेंज। क्या आ गया, रेंज। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। अब इसका पता लगाते हैं ये फंक्शन है क्या नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में ना हमें इस फंक्शन के अंदर 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, 3 ऑर्डर्ड पेयर है, 1, 2, 3। तो अगर मैं ऐसा एरो डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 और 2। पहले वाले सेट के अंदर 2 ही एलिमेंट है, 1 और 2। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 एलिमेंट है, 1, 1, 2। अरे बाबा, 1 को बार बार रिपीट करके नहीं लिखते। सेट आपने चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो सेम एलिमेंट को बार बार रिपीट करके लिखने की जरूरत नहीं होती हमें। 3, 5, 3 और 5, यहाँ पे ये सेट बी हो गया मेरा, जिसके अंदर क्या एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 और 5। तो यहाँ पे 1 की इमेज क्या बन रही है, आप बोलोगे सर 1 का इमेज है 3, 1 का क्या इमेज है, 3 है, ठीक है। और 1 की एक और इमेज है 5, ओहो बहुत ही बढ़िया।
और 2 का क्या इमेज है 5, 2 का भी इमेज क्या है 5। तो यहां पे अगर मैं को बताना है कि ये रिलेशन क्या फंक्शन की जैसे काम करेगा, तो आप बोलोगे सर फंक्शन की डेफिनेशन होती है अ फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू बी, फ्रॉम अ सेट ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, देखो एवरी एलिमेंट दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इमेज तो दोनों ही बना रहे हैं, तो पहला कंडीशन ओके है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यहां पे गड़बड़ आ गई, एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में। देखो वन तो दो दो इमेज बना रहा है, वन का तो इमेज 3 भी है और वन का तो इमेज 5 भी है। अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं एफ ऑफ वन यहां पे क्या है 3 भी है, एफ ऑफ वन यहां पे क्या है इसके हिसाब से 5 भी है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है फंक्शन के अंदर। तो जब एक ही एलिमेंट के दो दो इमेज आ जाते हैं, तीन तीन आ जाते हैं, एक से ज्यादा इमेज आते हैं, तो हम उसे बोलते हैं फंक्शन नहीं है। ये क्या है? ये फंक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मुझे इस रिलेशन का डोमेन और रेंज बताना है तो कैसे बताऊंगा? तो आप बोलोगे सर इस रिलेशन का, ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, लेकिन सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं। तो यहां पे इसका अगर मेरे को डोमेन बताना होगा तो आप बोलोगे सर डोमेन हो जाएगा यहां पे एक ऐसा सेट जिसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे 1, 2, और रेंज एक ऐसा सेट हो जाएगा जिसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, तो आप बोलोगे सर 3, 5। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये पहला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। यहां पे ध्यान देना, रियल फंक्शन है। यहां पे मैं बताता हूं यहां पे क्यों ध्यान देना चाहिए, अभी आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ आएगा। यहां पे हमारे पास दो फंक्शन है, एक ये रहा और एक ये रहा। एट ए टाइम हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को देखो, हमारे पास फंक्शन क्या है यहां पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स, और आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में पता है। यहां पे मैं ढूंढना क्या है, रेंज और डोमेन ढूंढना है। तो मॉडुलस एक्स के बारे में हमें पता क्या है, हमने कल वाली क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, उसका जो लिंक है लास्ट क्लास वाली वीडियो के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, देखना उसको एक बार जाके। तो यहां पे मॉडुलस फंक्शन कैसे काम करता है, तो मॉडुलस फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जब मेरा इनपुट, यानी कि जब मेरा एक्स जो मैं इनपुट डाल रहा हूं, या फिर जो मेरा प्री इमेज होता है, जब वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है तो मेरा आउटपुट भी एक्स ही आता है। अगर मैं 0 डाल रहा हूं तो आउटपुट भी 0, अगर मैं 1 डाल रहा हूं तो आउटपुट भी 1, अगर मैं 1.5 डाल रहा हूं तो भी मेरा आउटपुट 1.5 सेम आता है। लेकिन अगर मेरा इनपुट 0 से छोटा होता है, अगर मेरा इनपुट 0 से छोटा होता है यानी कि नेगेटिव नंबर होता है, तो मेरा जो आउटपुट आता है वो नेगेटिव ऑफ एक्स आता है। क्या आता है? नेगेटिव ऑफ एक्स आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो यहां पे मैंने -2 चूज किया, -2 को लिया जो कि एक 0 से छोटा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो -2 अगर मैं इनपुट डालता हूं इस मॉडुलस फंक्शन के अंदर, तो -2 का भी माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने x को -2 लिया है, x को मैंने क्या लिया, -2 लिया है, तो f ऑफ x पता है क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ -2, माइनस ऑफ दैट नेगेटिव नंबर, तो ये हो जाएगा 2। लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो मॉडुलस एक्स नहीं है यहां पे, तो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मॉडुलस एक्स, माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स। तो यहां पे हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगे, जैसे कि यहां पे हमें एक माइनस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक माइनस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने यहां पे माइनस को इंट्रोड्यूस कर दिया, इसका मतलब है ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। आई बात समझ? आपने अगर इसको नेगेटिव कर दिया तो पहले वाली कंडीशन का सीधा उल्टा हो जाएगा यहां पे। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं यहां पे कोई भी इनपुट 0 से बड़ा ले लेता हूं, मान लो 1, 1.5, 2.5, 3, 1.66, ये सारे 0 से बड़े नंबर है। इन सारे नंबर्स को अगर मैं इस फंक्शन में डालूंगा तो इन सारे प्री इमेज का इमेज क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर 1 जो होगा वो -1 हो जाएगा, 1.5 -1.5 हो जाएगा, 2.5 -2.5 हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, -3, 1.66 क्या हो जाएगा, -1.66 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो मैंने इनपुट तो पॉजिटिव डाला था, लेकिन मेरा आउटपुट क्या आया, नेगेटिव आया। बहुत बुरा हुआ। अब देखो यहां पे, अब अगर मैं अपना इनपुट जो है नेगेटिव लेता हूं, मान लो कि मैंने 0 से छोटे वाले नंबर्स को इनपुट डाला, इस मॉडुलस फंक्शन के अंदर मैंने नेगेटिव नंबर्स को डाला, जैसे कि हमारा हो गया, मान लो आप, मैंने डाल दिया -2, -0.99, मैंने डाला -1.68, मैंने डाला -1000। ये सारे वैल्यूज को मैंने क्या करा, इनपुट डाला इस फंक्शन के अंदर, मॉडुलस फंक्शन के अंदर डाला। जैसे ही मैं इस नंबर्स को मॉडुलस फंक्शन के अंदर डालूंगा तो ये मेरा फंक्शन क्या कर देगा, इन नंबर्स को पॉजिटिव कर देगा। क्या कर देगा? इन नंबर्स को पॉजिटिव कर देगा।
तो अगर मैं इन नंबर का पॉजिटिव कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ -2 प्लस ऑफ -0.99 प्लस पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव 1.68 कॉमा प्लस ऑफ -1000। तो यहां पे क्या कुछ फर्क पड़ा, -2 ही रहेगा, ये -0.99 ही रहेगा, ये -1.68 ही रहेगा और ये -1000 ही रहेगा, तो कुछ फर्क तो पड़ा नहीं। तो यहां पे आप देख सकते हो हमें क्या बताना था, डोमेन और रेंज बताना था। क्या बताना था, डोमेन और रेंज बताना था। तो आप डोमेन के रूप में क्या आप कितने जो मर्जी इनपुट आपके दिमाग में आ रहा है आप डाल सकते हो, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर, जो जो दिमाग में आ रहा है वो सारे नंबर यहां पे डाल सकते हो। आप देखो मैंने अलग अलग टाइप के नंबर यहां पे डाल रखे, नेगेटिव, पॉजिटिव, सारे टाइप के नंबर डाल रखे हैं। तो यहां पे डोमेन के रूप में क्या आएगा, डोमेन के रूप में क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर डोमेन एक ऐसा सेट हो जाएगा, डोमेन एक ऐसा सेट हो जाएगा जिसके अंदर क्या आएंगे, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, मैं कोई भी इनपुट डाल सकता हूं, यहां पे 0 के बराबर वाला इनपुट डाल सकता हूं, 0 से बड़े इनपुट डाल सकता हूं, 0 से छोटा वाला इनपुट डाल सकता हूं, तो इनपुट तो डालने में कोई रोक नहीं है मेरे को। तो यहां पे डोमेन एक ऐसा सेट बनेगा, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। तो डोमेन एक रियल नंबर वाला सेट बन जाएगा। अब बात करते हैं रेंज की, बात करते हैं रेंज की। तो रेंज एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे, इस फंक्शन के अंदर आने वाले सारे जो इमेजेस होते हैं उनको मैं यहां पे लिखता हूं, इमेजेस को एलिमेंट के फॉर्म में डाल के, कॉमा डाल के मैं यहां पे लिखता हूं। तो यहां पे आप बोलोगे सर जो भी मेरा इमेज बन रहा है, देखो यहां पे नेगेटिव है सारे, यहां पे भी सारे नेगेटिव है, देखो। तो यहां पे जो मेरा रेंज बनेगा ना, वो रेंज कैसा बनेगा, तो 0 को छोड़ के आप कोई भी नंबर इसके अंदर डाल के देखो, आंसर तो मेरा नेगेटिव में आने वाला है। तो 0 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स, कोई भी नंबर डालो, कोई भी रियल नंबर डालोगे तो आंसर मेरा क्या आएगा, एक नेगेटिव रियल नंबर आएगा। नॉन पॉजिटिव रियल नंबर कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नेगेटिव रियल नंबर बोल दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों, नेगेटिव रियल नंबर इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि 0 एक एक्सेप्शनल केस है। अगर मैं 0 को इनपुट डालता हूं तो आउटपुट भी 0 मिलता है। क्या मैं 0 को एक नेगेटिव रियल नंबर बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता ना। तो यहां पे मेरे को यह बोलना पड़ेगा मेरा रेंज होगा एक ऐसा सेट जिसके अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, द रेंज इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू अ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, बिलोंग्स टू अ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। ये एक ऐसा सेट होगा जहां पे सारे एलिमेंट नॉन पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, कि यहां पे जो भी मेरे इमेज आएगा वो पॉजिटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव का उल्टा होगा, नॉन पॉजिटिव होगा। तो नॉन पॉजिटिव का मतलब सिर्फ नेगेटिव होता है, नहीं, 0 भी तो नॉन पॉजिटिव है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है तो ना तो नेगेटिव होता है। तो यहां पे बच्चों मैं आशा करता हूं ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, डिटेल में समझाया मैंने आपको, अच्छे से समझाया। इस क्वेश्चन को एक और बार थोड़ा सा और पीछे जाना, दोबारा अच्छे से समझना। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब हम समझते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। तो यहां पे हमें f ऑफ x दे रखा है अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। तो यहां पे बच्चों ये है मेरा 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्या है ये 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। बच्चों इसके अंदर ना ये एक्स स्क्वायर को फोकस करो। तो यहां पे जो एक्स स्क्वायर है, यहां पे जो एक्स स्क्वायर है, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो सकती है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव वैल्यू को अगर मैं यहां पे एक्स स्क्वायर में डाल दूं, एक्स के जगह पे मैं -1 को रख दूं तो -1 +1 हो जाएगा, -2 रख दूंगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मेरी वैल्यू पॉजिटिव होती जा रही है। तो यहां पे अगर पॉजिटिव वैल्यू का रखूंगा तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 0 का रखूंगा तो 0 आएगा। लेकिन 0 क्या होता है, 0 पॉजिटिव वैल्यू तो होता नहीं है, 0 इज नीदर नेगेटिव नंबर नॉर ए पॉजिटिव नंबर। तो यहां पे आप बोलो कि एक्स स्क्वायर का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। या तो एक्स स्क्वायर 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो यहां पे एक बात तो पक्की होगी कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों। अब आपने बोला कि सर आप ये सब क्यों बता रहे हो, क्योंकि इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें। मैंने बोला कि रट्टे वजह से कुछ नहीं होने वाला। यहां पे आप बोलोगे सर यहां पे जो मेरा 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, मैं यहां पे क्या क्या इनपुट डाल सकता हूं, यहां पे मैं क्या क्या इनपुट डाल सकता हूं। बहुत अच्छा सवाल है, कौन कौन सा इनपुट डाल सकता हूं मैं यहां पे। तो यहां पे ना इस रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, मैं इसको नेगेटिव नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि जो एक्स स्क्वायर है ना, इस एक्स स्क्वायर ये जो वैल्यू है ये 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 9 से अगर बड़ा हो गया ये, अगर ये वैल्यू 9 से बड़ा हो गया, मान लो 9.1 आ गया, तो अंडर रूट में पता क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा -0.1। और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव 0.1 आ जाता है तो उसे पता क्या बोलते हैं, उसको रियल नंबर नहीं बोलते। फिर ये रियल नंबर नहीं रहा। अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गए तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये रियल नंबर नहीं रहा और हमें यहाँ पे बोला है रियल फंक्शन होना चाहिए। तो यहां से ये समझ आता है कि यहाँ पे ना मैं एक्स स्क्वायर को 9 से आगे नहीं ले सकता, लेकिन मैं 9 ले सकता हूं। अगर मैं 9 लिख दूंगा तो अंडर रूट 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ये चलता है, लेकिन नेगेटिव नहीं आना चाहिए। रियल फंक्शन बोले 0 तो एक रियल नंबर होता है,
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्स स्क्वायर 9 आ सकता है, क्या आ सकता है, एक्स स्क्वायर मैक्सिमम 9 आ सकता है, 9 से आगे नहीं निकल सकता। तो एक्स स्क्वायर 9 कब कब आएगा, तो आप बोलोगे सर एक्स या तो 3 के बराबर हो, पॉजिटिव 3 के बराबर हो, या फिर नेगेटिव 3 के बराबर हो। पॉजिटिव 3 का स्क्वायर करूंगा तो भी मेरा 9 आ सकता है, नेगेटिव 3 का स्क्वायर करूंगा तो भी मेरा 9 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो यहां पे मैंने दो वैल्यूज निकाल ली, 3 पे, पॉजिटिव 3 पे और नेगेटिव 3 पे। तो एक बात बताओ, अगर मान लो मैं नेगेटिव 3 से और थोड़ा सा और नीचे चले जाता हूं, नेगेटिव 4 चले जाता हूं, अगर मैंने यहां पे नेगेटिव 4 डाल दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि नेगेटिव 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, और अंडर रूट के अंदर 9 माइनस 16 करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ -7। और अंडर रूट के अंदर मैं नेगेटिव नंबर को नहीं ले सकता, रियल फंक्शन की बात हो रही है यहां पे। तो यहां पे इस क्वेश्चन में मैं इनपुट के रूप में ना सबसे छोटे से छोटा नंबर जो यहां पे मैं डाल सकता हूं इनपुट के तौर पे, वो -3 होगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैं सबसे छोटे से छोटा नंबर जो मैं यहां पे इनपुट डाल सकता हूं वो -3 होगा। अगर -3 से थोड़ी सी और वैल्यू आपने घटा देने से मान लो -3.1 डाल दिया, तो -3.1 का स्क्वायर करते ही वो नंबर 9 से बड़ा हो जाएगा, और 9 से बड़ा होते ही ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे सबसे छोटा, सबसे क्या बोलते हैं उसको, सबसे छोटे से छोटा नेगेटिव नंबर जो मैं डाल सकता हूं वो ये है, समझ रहे हो। और आप बोलोगे ये तो हो गई नेगेटिव नंबर की बात, और मैक्सिमम में कहां तक डाल सकता हूं, तो आप बोलोगे सर 3 तक डाल सकता हूं। अगर मान लो मैं 3 से आगे निकल गया, मान लो मैंने 3.1 का स्क्वायर करा, 3.1 का स्क्वायर कितना होता है, 10.89 होता है। अगर मैं यहां पे 10.89 को कर दूंगा, 9 माइनस 10.89, तो एक नेगेटिव नंबर आएगा, और नेगेटिव नंबर आ नहीं सकता। तो इसलिए जो मैं वैल्यू डालूंगा ना वो -3 और 3 के बीच वाले नंबर होने चाहिए। जो भी मैं इनपुट डालूंगा वो -3 और 3 के बीच वाले नंबर हो सकते हैं। मैं 2 को डालूंगा चलेगा, 2 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाएगा, वो हो सकता है। और अगर मैं यहां पे 0 डालूंगा तो 9 माइनस 0 9, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, ये भी हो सकता है। तो यहां पे क्या बोलूंगा मैं, जो मेरा इनपुट होगा वो -3 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो मैं डोमेन क्या लिखूंगा, डोमेन एक ऐसा सेट होगा, डोमेन एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन, जो मेरा इनपुट होगा वो -3 और 3 के बीच में लाई करेगा, -3 और 3 के बीच में लाई करेगा, और -3 और 3 को इंक्लूड भी करेगा। मैं -3 को भी डाल सकता हूं यहां पे और 3 को भी डाल सकता हूं, तो इंक्लूड कर रहा है ये, तो ये हो जाएगा ऐसे, ये मेरा डोमेन हो गया। इसी चीज को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं इंटरवल वाले फॉर्मेट में। कैसे होता है वो, आप बोलोगे सर ये क्योंकि यहां पे जो मेरा एक्स है वो दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, एक -3 और 3, और दोनों नंबर को इंक्लूड कर रहा है। मतलब देखो लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो मेरा इंटरवल होगा क्लोज्ड इंटरवल होगा, और क्लोज्ड इंटरवल को मैं स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करता हूं, तो -3, 3। इसका मतलब ये हो गया इस सेट के अंदर -3 से 3 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं सबके सब यहां पे लाई करे होंगे, इसको डोमेन बोलते हैं। अब बात करते हैं रेंज की। तो यहां पे रेंज क्या होगा, अब दिमाग यहां लगाना है, रेंज क्या होगा, मेरा आउटपुट क्या आएगा। ये तो बात रही इनपुट की, मैं क्या क्या इनपुट डाल सकता हूं। अब इन इनपुट को डालने पे क्या क्या आउटपुट आ सकता है, तो यहां पे हमें काम करते हैं, जो यहां पे लीस्ट नेगेटिव नंबर है जो मैं यहां पे इनपुट के तौर पे डाल सकता हूं, एक बार डाल के देखते हैं। अगर मैं x को -3 डाल दूंगा तो मेरा f ऑफ x क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस -3 का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 9 माइनस 9 के बराबर, और ये 0 के बराबर हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं यहां पे मैक्सिमम नंबर को अपने डाल के देखूंगा इनपुट के तौर पे, तो यहां पे ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये भी 0 के बराबर ही आएगा। तो मेरा मिनिमम वैल्यू डालने पे और मैक्सिमम वैल्यू डालने पे भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं मान लो -3 और 3 के बीच में एक और नंबर है, 0 ले लेते हैं, एकदम एग्जैक्टली बीच में आएगा 0। तो अगर मैं 0 को इनपुट डालूंगा तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 0 को लेने पे अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 0 का स्क्वायर जो √9 के बराबर होता है, और √9 3 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, √9 3 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि रेंज के तौर पे यहां पे आप देखो कि सबसे मिनिमम वैल्यू मेरी क्या आ रही है, 0 आ रहा है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, मेरा 3 आ रहा है। तो यहां पे जो मेरा रेंज हो जाएगा, रेंज एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो आप बोलोगे सर 0 से लेकर 3 के बीच में सारे एलिमेंट्स होंगे। तो यहां पे दिस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3, और इक्वल टू का साइन भी लगाना है, क्योंकि 0 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, तो इक्वल टू वाला साइन लगा दिया मैंने यहाँ पे। इसको अगर इंटरवल वाले फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 0 से 3 तक क्लोज्ड इंटरवल।
अच्छा, आपको बहुत लोगों को इस रेंज निकालने में प्रॉब्लम आई होगी, रेंज कैसे निकालेंगे? तो रेंज निकालने का एक बहुत जबरदस्त तरीका आपको बताता हूं, उसके लिए मेरे को ये मिटाना पड़ेगा। देखो यहां पे फोकस करना अब। तो आपने देखा कि हमारा जो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, भी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। तो मैंने क्या बोला आपसे कि इसको ना, मुझे इस एक्स स्क्वायर को मैं इस फॉर्मेट में लेके आना चाहता हूं। यहां पे जो एक्स स्क्वायर लिखा है ना, मैं इसको ऐसे वाले फॉर्मेट में बनाना चाहता हूं। तो उसके लिए पहले मेरे को माइनस एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? यहां पे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी मैं किसी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करता हूं या इनइक्वालिटी में डिवाइड करता हूं, तो मेरा जो इनइक्वालिटी है वो पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? -x² लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। बहुत बढ़िया। अब मैं यहां पे क्या करूंगा? मैं इसमें 9 को ऐड करूंगा। क्या करूंगा? 9 को ऐड करूंगा। ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड करने से इनइक्वालिटी नहीं पलटता। अगर आप इनइक्वालिटी में कोई नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो या नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो मेरा इनइक्वालिटी पलट जाता है। तो अगर मैं यहां पे 9 को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? यहां पे 9 आ जाएगा और +9 यहां पे आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा 9 - x² लेस देन और इक्वल टू 9। अब मैंने बोला कि इसका अंडर रूट भी निकालो। क्या निकालो? इसका अंडर रूट निकालो। अंडर रूट कैसे निकालेंगे? तो आपने बोला इसका स्क्वायर रूट कर लो। दोनों साइड, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में स्क्वायर रूट करो। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो ये हो जाएगा 9 - x² लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट 9। और अंडर रूट 9 क्या होता है आपको पता है? 3 के बराबर होता है। तो यहां पे मुझे ये समझ आ गया कि जो मेरा f ऑफ x होगा वो 3 से छोटा होगा। किससे छोटा होगा? 3 से छोटा होना चाहिए। मेरे को ये पता चल गया। तो मेरा f ऑफ x जो होगा किससे छोटा होना चाहिए? 3 से छोटा होना चाहिए। तो इससे मेरे को ये समझ आया कि जो मेरा f ऑफ x होगा ना, यहाँ पे जो मेरा रेंज आएगा, तो रेंज मेरा या तो 3 के बराबर होगा या 3 से छोटा होगा। लेकिन 3 से कितना छोटा होगा? नेगेटिव इंफिनिटी भी 3 से छोटा होता है, -2 भी 3 से छोटा होता है, -8 भी 3 से छोटा होता है। तो उसी के लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि यहां पे कितना छोटा, कितना मिनिमम वैल्यू तक जा सकता है, ये 0 तक जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे x को 3 डाल दूंगा, x को 3 या x को -3 डाल दूंगा, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 9 - 9 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा ये इतना गिर सकता है, इससे ज्यादा नहीं गिर सकता। तो यहां पे मैं बोलूंगा इसका जो मेरा रेंज होगा वो 0 के और 3 के बीच में लाई करेगा। 0 के और 3 के बीच में लाई करेगा। तो आशा करता हूं बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f ऑफ 0, f ऑफ 7, f ऑफ -3। तो आपको एक चीज समझाता हूं मैं। यहां पे जो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 5 लिखा हुआ है ना, तो इसका हमारे फंक्शन वाले सेट से क्या लेना देना? इसका फंक्शन वाले सेट से ये लेना देना है कि जो मेरा सेट बनेगा ना, जो मेरा सेट होगा, फंक्शन वाला जो सेट होगा मेरा, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो पता है किस फॉर्मेट में होंगे? वो x, 2x - y वाले फॉर्मेट में होंगे। ये प्री इमेज होगा और इस प्री इमेज का इमेज ये होगा। सारे एलिमेंट्स x, 2x - 5 वाले फॉर्मेट में बैठे होंगे यहां पे। तो यहां पे इन्होंने बोला है कि अगर मैं पहला क्वेश्चन अगर मैं अपना प्री इमेज 0 को मान लेता हूं, मैं इनपुट ले लेता हूं 0, तो मेरा 0 को इनपुट लेने पे मेरा क्या इमेज बनेगा? यहां पे ऑर्डर्ड पेयर में क्या इमेज बनेगा 0 का? तो आप बोलोगे सर 2 × 0 - 5, और 2 × 0 - 5 -5 के बराबर होता है। तो ये आ गया मेरा -5 यहां पे। और ऐसे ही अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं 7 को अपना इनपुट ले लूं, 7 को अगर मैं इस फंक्शन में डाल दूंगा, तो या फिर बोलूं कि 7 मेरा पहला एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का, तो यहां पे ये हो जाएगा मेरा 2 × 7 - 5, और 2 7 से 14 - 5 क्या होता है? 9 होता है। तो ये आ जाएगा मेरा 7, 9। ये प्री इमेज था और इसका इमेज क्या आया? 9 आया। ऐसे ही अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, तो थर्ड क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं यहां पे -3 को एक अपना फर्स्ट एलिमेंट मानू या इनपुट डालूं, तो उसके हिसाब से मेरा इमेज क्या बनेगा? इस प्री इमेज का इमेज क्या बनेगा? तो इस प्री इमेज का इमेज बनेगा 2 × -3 - 5। 2 × -3 - 5 किसके बराबर होगा? -6 - 5 -11 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? -11 के बराबर होगा। तो जो मेरा फंक्शन होगा ना, उसके अंदर ये तीनों एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। एक्चुअली आपको बस इतना ही करना था। ये तो बस मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है। रट्टाबाजी, ये वैल्यू दिया है, पुट करो, आंसर निकालो, नहीं, उससे थोड़ा आगे बढ़ के भी सोचो यार। ऐसे चीजें ऐसे होती है फंक्शन के अंदर। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आज का दूसरा आसान सवाल है। अब फंक्शन t विच मैप्स, अब t को देख के घबराना नहीं है, जो हम f यूज करते थे उसके जगह पे हम यहाँ पे t यूज कर रहे हैं।
विच मैप्स टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे टी फंक्शन कर क्या रहा है, ये टी फंक्शन एक्चुअली में डिग्री सेल्सियस में दिया गया टेम्परेचर जो है उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कराने का काम कर रहा है ये वाला फंक्शन। ठीक है जी, और यहां पे ये हमें दे रखा है फंक्शन, ये रहा हमारा क्या बोलते हैं इसको प्री इमेज, और ये रहा हमारा इमेज। और हमें क्या क्या ढूंढना है यहाँ पे, ये दे रखा है हमें यहाँ पे, ये बहुत सारे इनपुट्स है, इन सारे इनपुट का क्या आउटपुट निकलेगा ये हमें पता लगाना है। द वैल्यू ऑफ सी वन टी ऑफ सी इक्वल टू 212, ये चौथा क्वेश्चन बात में करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली में पता है इस फंक्शन का जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ना, इस फंक्शन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसके अंदर पता है एलिमेंट कैसे बैठेंगे, सी कॉमा 9c बाय 5 प्लस 32। एक्चुअली में इसका मतलब ये है, यहां पे भी सेम ऐसे ही जो यहां लिखा है सेम ऐसे ही यहाँ पे c कॉमा 9c अपॉन में 5 प्लस 32। अब बस वैल्यू को इनपुट करते जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं c के जगह पे 0 का डाल दूं, मान लो मैंने 0 डाल दिया, तो अगर मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो ये हो जाएगा मेरा, इसका इमेज क्या बनेगा 0, प्री इमेज का इमेज क्या बनेगा, अगर मैंने एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट 0 ले लिया तो सेकेंड एलिमेंट का आंसर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 9 इंटू 0 अपॉन में 5 प्लस 32, और ये 9 इंटू 0 0 होते हैं, पूरा खत्म हो गया, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 32 आ गया ये, तो ये हो जाएगा मेरा 32 0,32। बहुत बढ़िया, तो ये तो हुआ हमारा पहला सवाल कंप्लीट। अच्छा, अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ आता हूं। अब अगर मैं सी को यहां पे जो मेरा एलिमेंट है इसके जगह पे मैं क्या इनपुट देता हूं 28 देता हूं, तो टी ऑफ 28 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए जहां पे पहला एलिमेंट 28 होगा और इसका जो इमेज है वही तो हमें पता लगा ना क्या इमेज बनेगा, बराबर हो जाएगा 9 इंटू 28 अपॉन में 5, 9 इंटू 28 अपॉन में 5 प्लस 32। बहुत ही बढ़िया। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि यहां पे इसको मैं 5 को मैं 10/2 करके लिख दूं तो चलेगा, 10/2, तो 2 ऊपर चले जाएगा, 9 इंटू 28 अपॉन में 10 हो गया, और यहां पे प्लस 32। अब आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं 2 इंटू 28 करूंगा तो 56 आएगा, और 56 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 56 इंटू 9 हो गया है आपका 450 प्लस 54, 450 प्लस 54 कितना होता है 504, 504 बाई 10 प्लस 32, और 504 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 50.4, 50.4 प्लस 32, और 50.4 प्लस 32 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 0.4, यहां आ गया 2, यहां आ गया 82.4 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे जो मेरा इमेज बनेगा इस 28 का वो क्या बनेगा 82.4 बनेगा, क्या बनेगा 82.4 बनेगा। बहुत ही बढ़िया। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, आप यहाँ पे इनपुट क्या लो, फर्स्ट एलिमेंट के तौर पे आप किसको लेना -10 को लेना, तो उसके हिसाब से ऑर्डर्ड पेयर में इसका इमेज क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे t ऑफ -10 क्या हो जाता है मेरा, t ऑफ -10 हो जाएगा मेरा, ये इसको भूल जाओ, यहाँ पे t ऑफ -10 हो जाएगा मेरा 9 इंटू -10 अपॉन में 5 प्लस 32, और 5 2 10 होता है, ये हो जाएगा -18 प्लस 32, और -18 प्लस 32 कितना होता है 14 के बराबर होता है। इसका मतलब अगर मेरा -10 इनपुट है तो उसका प्री इमेज है, तो उसका इमेज क्या बनेगा 14 बनेगा, क्या बनेगा 14 बनेगा। तो पहले 3 क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिए अच्छे से। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए और मैं ये मिटाने जा रहा हूं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है आपका यहाँ पे, इस बार ने इन्होंने क्या करा है टी ऑफ सी दे दिया, मतलब हम लिखते हैं ना सी कॉमा टी ऑफ सी लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, तो यहां पे इन्होंने इस बार इसकी वैल्यू दी है और बोला है कि प्री इमेज की वैल्यू निकालो। तो यहां पे इन्होंने इस बार इसकी वैल्यू दे रखी है, इमेज की वैल्यू दे रखी है, और बोला है कि प्री इमेज निकालो, क्या होगा कोई बात नहीं, हमें पता कैसे निकालना है। तो यहां पे आप बोलोगे सर ये हो गया हमारा 9c अपॉन में 5 प्लस 32 किसके बराबर दे रखा है 212 के बराबर दे रखा है। अगर मैं 32 को यहां लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा, तो ये जगह 212 माइनस 32 किसके बराबर आ जाएगा 9c अपॉन 5 के बराबर आ जाएगा, 9c अपॉन 5 के बराबर आ जाएगा। 212 में से अगर मैं 2 को माइनस करूंगा तो 210 हो जाएगा, और 210 में से अगर मैं 30 को माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहां पे आप बोलोगे सर 9c अपॉन में 5 इज इक्वल टू 180, 9 टू 20 180 होता है, और यहाँ पे c बाई 5 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 20 के बराबर आ जाएगा। तो c किसके बराबर आएगा, तो आप बोलोगे सर 5 वहां जाएगा, तो 20 इंटू 5 100 के बराबर आ जाएगा मेरा आंसर। तो यहां पे मैंने इस इमेज का प्री इमेज निकाल लिया 100। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से और आसान तरीके से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब चलते हैं और समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। आसान वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे लॉजिक लगाना है। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन में हमें उस क्वेश्चन का रेंज पता लगाना है, उस फंक्शन का रेंज पता लगाना है। तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो यहां पे मेरे को एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, तो यहां पे मेरे को एफ ऑफ एक्स दे रखा है 2 - 3x, क्या दे रखा है 2 - 3x,
और कंडीशन बोले कि सारे x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है और जो मेरा इनपुट होगा वो 0 से बड़ा ही होना चाहिए। मतलब कि यहां पे अगर मैं डोमेन बोलता है ना, तो डोमेन क्या होता है, यहाँ पे 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं डोमेन बोलता, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू अ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरे को यहाँ पे 0 से बड़े वाले नंबर लेने सारे, इसका मतलब मैं 0.1 भी ले सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे x को 0.1 इनपुट डालता तो मेरा आंसर क्या आता है, 2 - 3 इंटू 0.1। अगर मैं यहाँ पे 0.1 को इनपुट डालता तो उसका इमेज क्या आता, इस फ्री इमेज का इमेज क्या आता, तो आप बोलोगे सर ये आता -0.3 और 2 - 0.3 कितना होता है, आप बोलोगे सर 1.7 होता है। क्या होता है, 1.7 होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे, आप बोलोगे सर अब मैं यहाँ पे मान लो x को मैं डालना चाहता हूं किसके बराबर, 2 के बराबर डालना चाहता हूं, तो यहाँ पे मेरा f(2) क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 - 3 इंटू 2, 2 - 3 इंटू 2 जो किसके बराबर हो जाएगा, 2 - 6 - 4 के बराबर हो जाएगा। अब मान लो मैं x को डालना चाहता हूं 10 के बराबर, तो f(10) क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 10 हो जाएगा 2 - 3 इंटू 10 और 3 10 से 30 होता है, 2 - 30 कितना होता है, -28। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं 0 से दूर जाता जाता हूं, जैसे जैसे मैं 0 से दूर जाता जा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, वैसे वैसे मेरा f(x) जो है वो नेगेटिव होता जा रहा है। अब मैं अगर मान लो x को यहां पे 100 डाल देता तो मेरा f(x) क्या आता है, f(100) क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर f(100) बराबर हो जाएगा 2 - 3 इंटू 100 के, 2 - 3 इंटू 100 के, 2 - 300 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर -298 होता है। अब देखो आप जैसे जैसे मैं इनपुट को बढ़ाते जा रहा हूं, पहले मेरा x 0.1 था, फिर 2 था, फिर 10, फिर 100, अब 1000 हो जाएगा, तो नेगेटिव बढ़ते जा रहा है, नेगेटिव नंबर और ज्यादा नेगेटिव होते जा रहा है। तो नेगेटिव ये कहां तक जाएगा, आपको पता है, यहां से समझ जाना कि यहां पे एक बात तो पक्की है कि सबसे छोटे से छोटी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, नेगेटिव इंफिनिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नेगेटिव इंफिनिटी। मैं जितना ज्यादा अपने इनपुट बढ़ाते जाऊंगा, 0 से बड़ा और पॉजिटिव नंबर लेके जाऊंगा, मान लो 1000 डाल दिया, 10,000 डाल दिया, 1 करोड़ डाल दिया, तो मेरा नेगेटिव में उतना ही बड़ा नंबर आएगा। नेगेटिव मतलब मान लो -1000, -10,000, -4000, ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे। और ये सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये तो सबसे छोटी वैल्यू है, ये रेंज की सबसे मिनिमम वैल्यू है। रेंज की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर रेंज की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगा, मैंने यहाँ पे जब 0.1 डाला तो मेरा आंसर क्या आया, 1.7 के पास आया। अब मान लो मैं 0.01 डालता तो ये होता 2 - 3 इंटू 0.01 और 3 इंटू 0.101 क्या होता है, 0.03 होता है। और 2 में से अगर मैं 0.03 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा मेरा 97.97, कितना आ जाएगा, 1.97 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.97। तो आप देख सकते हो मैं जितना 0 के पास जा रहा हूं ना, मैं 0 पे नहीं पहुंच सकता, 0 इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं जितना 0 के पास जा रहा हूं, देखो 0.1 और 0 के पास जा रहा हूं 0.01, तो मेरा 1.97, देखो 2 के पास है। जब मैंने 0.1 लिया तो मेरा 1.7 था, जब मैंने 0.01 लिया तो 1.97 आया, जब मैं 0.001 लूंगा तो मेरा शायद और पास आ जाएगा 2 के। तो ये सारे वैल्यूज 2 के पास जा रहे हैं, मतलब 2 को तो पक्का क्रॉस नहीं करेंगे, 2 को तो पक्का क्रॉस नहीं करने वाले। अगर मैं यहाँ पे x को 0 डाल देता, अगर मैं यहाँ पे x को 0 डाल देता तो ये हो जाता 2 - 3 इंटू 0 और आंसर आ जाता 2, लेकिन x को तो मैं 0 डाल नहीं सकता, तो इसका मतलब है 2 तक ही इसकी वैल्यू जा सकती है। तो अगर मैं इसको इंटरवल वाले फॉर्मेट में लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस ओपन इंटरवल में -इंफिनिटी से लेके 2 तक, क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी। रेंज क्या आएंगे, रेंज आएगी -इंफिनिटी से लेके 2 तक कोई भी वैल्यूज आ सकती है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन का रेंज समझ आ गया होगा। एक और तरीके से बताता हूं, यहां पे आपको पता है कि जो मेरा x है, क्वेश्चन में बोला है कि x ग्रेटर देन 0 है, क्या है, x ग्रेटर देन 0 है। मुझे क्या करना है, मुझे इसका यूज करना है, इस क्वेश्चन को ना, जो 2 - 3x है, मुझे इस 2 - 3x को यहां लेके आना है। कैसे लेके आऊंगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे मुझे सबसे पहले इस x में -3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो आपको मैंने भी बताया, अगर मैं इस इनइक्वालिटी में बोथ साइड्स में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं या डिवाइड करता हूं किसी नेगेटिव नंबर से, तो वहां पे क्या होता है, इनइक्वालिटी पलट जाती है। तो मैं यहाँ पे -3 इंटू एक्स करूंगा और यहाँ पे -3 इंटू 0 करूंगा, तो मेरी इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो ये हो जाएगा -3x लेस देन 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब -3x तो आ गया, अब 2 इसमें ऐड कर दो, तो मैंने यहाँ पे 2 को ऐड कर दिया और यहाँ पे भी मैंने 2 को ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 - 3x लेस देन 2, 2 - 3x लेस देन 2। और 2 - 3x है क्या, आपका f(x) ही तो है, तो जो मेरा f(x) होगा या फिर जो मेरा इमेज होगा वो 2 से छोटा होना चाहिए, 2 को इंक्लूड नहीं करेगा वो। तो यही मैंने यहां पे लिखा, 2 से छोटा होना चाहिए मेरा इमेज। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
तो बच्चों अब सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो यहां पे मैं इनपुट तो कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूं। यहां पे बोला है कि एक्स इज ए रियल नंबर। अगर क्वेश्चन में मेरे से पूछा होता कि इस क्वेश्चन का डोमेन बताओ तो आसान होता। डोमेन क्या है, बहुत जितने भी आप इनपुट को डाल सकते हो इस फंक्शन के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, उन सारे नंबर्स का सेट को ही हम डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन यहाँ पे रियल नंबर का सेट बन जाता। लेकिन यहाँ पे डोमेन नहीं, यहाँ पे रेंज पूछा है। डोमेन बहुत आसान होता है बताना, रेंज थोड़ा सा दिमाग वाला काम है, क्योंकि रेंज आपका तभी आएगा जब आप डोमेन को फंक्शन में डालोगे और आपको पता होगा कि इस फंक्शन में इस डोमेन को डालने, इस इनपुट को डालने से ये फंक्शन कैसे काम करेगा और क्या आउटपुट देगा। तो रेंज इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है निकालना। लेकिन हम इस परेशानी को भी खत्म कर दें कैसे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मैं कोई भी इनपुट डाल सकता हूँ। चलो सबसे मान लो कि मैं यहाँ पे सबसे नेगेटिव नंबर डाल देता हूँ, -1000 डाल देता हूँ, -1000। मैंने यहाँ पे x को क्या डाला, -1000 डाला। तो f ऑफ -1000 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर -1000 डालने पे ये हो जाएगा मेरा -1000 का स्क्वायर प्लस 2। क्या हो जाएगा, -1000 का स्क्वायर प्लस 2। और -1000 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 10⁶ प्लस 2। 10⁶ प्लस 2 जो कि एक पॉजिटिव नंबर आएगा, जो कि एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो मैं कितना ज्यादा बड़ा नेगेटिव नंबर भी डाल लूं, कितना भी छोटा नेगेटिव नंबर डाल लूं, मेरा आंसर तो पॉजिटिव आने वाला है, ये पक्का हो गया। अगर मैं यहाँ पे 0 को इनपुट डालूंगा तो तीन चीजें होती है ना, नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर का तो पता चल गया, जितना ज्यादा मैं नेगेटिव में छोटा जाता जाऊंगा, छोटा होता जाऊंगा, नेगेटिव 1 लाख डालूंगा तो ये मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो उतना ही बड़ा आता जाएगा। तो यहाँ पे उतना बड़ा तो आएगा आएगा और साथ में पॉजिटिव भी होगा वो। और एफ ऑफ 0 डालने पे क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2 आ गया। चलो ठीक है, ये तो फिक्स हो गया कि 0 को डालने पे, 0 इनपुट डालने पे जो मेरा इमेज बनेगा वो 2 बनेगा। अब अगर मैं f को कोई पॉजिटिव नंबर डाल दूं, तो मान लो 1 डाल दिया मैंने, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 3। 2 को डालूंगा तो उसके हिसाब से 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 आ जाएगा। 3 को डालूंगा तो 11 आ जाएगा। तो ऐसे पॉजिटिव, मतलब इसका मतलब है जो मेरा आउटपुट आएगा ना वो पॉजिटिव ही आने वाला है। इसका मतलब जो मेरा आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव ही आने वाला है। इनपुट तो मैं कुछ भी डाल सकता हूं ना रियल नंबर। मान लो मैंने यहाँ पे 10⁻7 डाल दी, मैंने यहाँ पे इनपुट के तौर पे 10⁻7 डाल दिया, तो यहाँ पे मेरा f ऑफ 10⁻7 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर देखो इतना बड़ा नंबर डाला है मैंने, तो ये हो जाएगा 10⁻7 का होल स्क्वायर प्लस 2 जो होता है 10⁻14 प्लस 2। इतना बड़ा नंबर आ सकता है। तो इसका मतलब ये है मैं जितना ज्यादा बड़ा नंबर डालते जाऊंगा यहाँ पे, उतना ही बड़ा मेरे पास क्या आते जाएगा, इमेज आते जाएगा उस नंबर का। तो यहाँ पे एक बात तो पक्की, जो उसकी रेंज बनने वाली है ना, रेंज बनने वाली है वो इंफिनिटी तक जाएगी। कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक जा सकती है। इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा सकती है। लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी, तो आपने बोला सर देखो हमने नेगेटिव नंबर डाला तो भी पॉजिटिव आ रहा था, और पॉजिटिव नंबर तो 0 से बड़ा होता है। तो सबसे छोटे से छोटा वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, सबसे छोटे से छोटा वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा। एफ ऑफ 0 होगा, एफ ऑफ 0 इनपुट 0 डालने पे जो मुझे आउटपुट मिला है ना, यही मेरा सबसे छोटे से छोटा वैल्यू होगा। अब डाल के देख लो, -0.1 डालोगे तो भी वो 2 से बड़ा आएगा आंसर, 0.1 डालोगे तो भी वो 2 से बड़ा आएगा आंसर। तो यहाँ पे 0 डालने पे जो मेरे को वैल्यू मिली है, उसकी इमेज मिली है, वही मेरा यहाँ पे सबसे छोटे से छोटा रेंज होगा। क्या होगा, रेंज होगा। तो मेरा रेंज जो होगा वो 2 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक लाई करेगा। क्या करेगा, रेंज होगा 2 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक लाई करेगा। और स्क्वायर ब्रैकेट क्यों डाला है, क्योंकि देखो 2 तो इंक्लूडेड है ना, 2 तो मेरा रेंज, 2 तो मेरा आउटपुट आ रहा है 0 डालने पे, तो मैं यहाँ पे 2 को तो मैं इंक्लूड करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है। और इन्फिनिटी का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इन्फिनिटी होता क्या, कौन सा नंबर भगवान जाने क्या है ये, तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको क्या लगा रखा है, ओपन ब्रैकेट में डाल रखा है। अच्छा, इसको ऐसे नहीं समझना, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। आपने बोला सर यहाँ पे हमें पता है कि x स्क्वायर प्लस 2 है हमारा फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर प्लस 2 है। आपको पता है कि जो x स्क्वायर होता है वो या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 को ऐड कर दूं तो दोनों साइड पे, तो ये हो जाएगा 2 + x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 + 2। मैंने 2 को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + x स्क्वायर क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स ही है। तो एफ ऑफ एक्स क्या आना चाहिए आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 क्या आना चाहिए, और यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 से बड़ा ही आएगा, आपका जो रेंज आएगा वो 2 को इंक्लूड करेगा और 2 से बड़ा भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूं आपको ये सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों ही बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। तो अब बात करते हैं आज के आखिरी सवाल, इस क्वेश्चन नंबर 3 की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। आपको याद होगा ये हमने कल भी किया था क्लास में। ये क्या है, ये एक्चुअली में एक आइडेंटिटी फंक्शन है, हमने कल इसे ग्राफ भी बनाया था। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जब मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, इसका मतलब ये कि जो मैं इनपुट डाल रहा हूं वही मेरा आउटपुट आ जाए, जो मैं इनपुट डालूंगा सेम मेरा आउटपुट आएगा। तो जो फंक्शन होगा उसके अंदर ऑर्डर पेयर ऐसे इस फॉर्मेट में बैठे होंगे। इसका मतलब अगर मैं 1 को इनपुट डालूंगा तो आउटपुट भी, उसका इमेज भी 1 बनेगा। अगर मैं -1000 को एज एन इनपुट डालूंगा तो उसका इमेज क्या बनेगा, उसका इमेज भी -1000 ही बनेगा।
समझ रहे हो? तो यहां पे आप बोलोगे सर मैं इनपुट के तौर पे तो कोई भी नंबर डाल सकता हूं, बोला भी हुआ है रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर को चूज कर सकता हूं, तो डोमेन तो रियल नंबर वाला सेट हो जाएगा। अरे भाई जब यहाँ पे डोमेन और रेंज दोनों ही सेम आने वाले हैं तो उसका मतलब क्या होगा, रेंज भी एक ऐसा सेट होगा, रेंज एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो सारे के सारे रियल नंबर को बिलोंग कर रहे होंगे। यहाँ पे -1000 भी आ सकता है, -0.5 भी आ सकता है, 1/2 कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे √2 √4 कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मेरा रियल ये मेरा जो रेंज है, इस आर को इस आर से कंफ्यूज मत करना, ये रेंज वाला आर है, RANGE, और ये रियल नंबर वाला आर है। तो रेंज एक ऐसा सेट होगा, कैसा सेट होगा, रियल नंबर वाला सेट होगा यहाँ पे। तो बच्चों मैं आशा करता हूं ये आपको एक्सेस 2.3 के ये पांचों सवाल बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।